अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सनिया शाह और आज हम रीड करने जा रहे हैं दिलदारम की एपिसोड नंबर 35। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिलदारम बाय अरीज शाह एपिसोड नंबर 35। माजी। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा बिटिया को क्या बीमारी है, कोई मसला तो है सही, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। बिटिया की रंगत भी दिन ब दिन जर्द पड़ती जा रही है और तो और इसकी सेहत भी दिन ब दिन गिरती जा रही है। मेरे ख्याल में तुम्हें शहर जाना चाहिए, इसका पूरा मायना करवाना चाहिए। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मुझे लग रहा है अल्लाह ना करे कोई संगीन बीमारी न लग गई हो बच्ची को। हकीम साहब इसे पूरी तरह से चेक करते हुए दिलदार को बता रहे थे, जबकि दिलदार तो इनकी बातें सुनकर हैरान ही रह गया था। ऐसा ना कहें हकीम चाचा, अल्लाह ना करे मेरी बहन को कोई भी बीमारी हो सकता है अम्मी अबू के जाने की वजह से वो ऐसी हो गई है। वैसे तो वो अपनी हर बात मुझे बिला झिझक बता देती है, लेकिन हो सकता है अम्मी पापा को याद करती हो, इसलिए इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई हो। मैं शहर जाकर इसे चेक नहीं करवा सकता। आप जानते हैं रागा डाकू हमें कबीले से बाहर निकलने नहीं देता। हम कैसे जाएँ, इसका कैसे चेकअप करवाएँ? ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको तो पता है कि रागा हमें इस बस कबीले में बेफिज़ूल घूमता देख ले तो मारने-पीटने लगता है। वो अपनी मजबूरी ने बताने लगा था, जो पहले ही हर चीज़ से वाकिफ़ थे। बेटा मैं तुम्हारी ये बात को समझ सकता हूँ, लेकिन ये भी तो तुम्हारी ही गलती है। तुमने इस इंसान को कबीले का सरदार बना दिया, जो कुछ भी करने के लायक नहीं था। तुमने इसे अपने बाप की जगह पर बिठा दिया। मैं तो खुद तुम्हारे इस फैसले से हैरान रह गया था, लेकिन फिर सोचा तुम तो बच्चे हो, तुम्हारा भला इन सब चीज़ों की क्या समझ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ईशम बिटिया को शहर ले जाओ। मुझे तो कोई बड़ी बीमारी ही लग रही है। अब मैं चलता हूँ, ये ना हो कि तुम्हें मेरे साथ बैठकर इतनी देर बातें करते देख डागा डाकू फिर से गुस्से में आकर तुम्हें मारना पीटना शुरू कर दे। हकीम साहब उठते हुए बोले तो दिलदार इनके साथ ही उठ गया था। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं तेरे दिमाग में। कैसे जाएंगे बाहर? पहले तो वो रास्ता इंतहाई खतरनाक है, जंगली जानवरों से भरा हुआ है, और दूसरी बात अगर मैं और तू इस रास्ते से निकल भी जाए तो इशम को लेकर नहीं जा सकते, और फिर डॉक्टर मुफ्त में इलाज तो करेगा नहीं, पैसे मांगेगा। पैसे कहाँ से देंगे? चलो पैसों का भी अगर मैं कहीं से जुगाड़ कर लूँ, तो अगर राका को पता चल गया कि हम कबीले से बाहर निकले हैं तो चमड़ी उधारी कर रख देगा। वो बाला के साथ लेटा इसे इशम की हालत बता रहा था। इस वक्त जहन में सिर्फ और सिर्फ इशम की बीमारी का ख्याल था। अल्लाह न करे इसे कोई बड़ी बीमारी हो। अगर इसे कोई बड़ी बीमारी हुई तो वो अपनी बहन को कैसे बचाएगा? यही सोच इसे सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। जब इसने बाला के साथ जंगल वाले रास्ते से निकलने के बारे में सोचा था, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाला मैं अपनी बहन को क्यों बीमार नहीं देख सकता। और वह हकीम चाचा कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे कोई फैलने वाली बीमारी हो, अल्लाह करे कोई बीमारी ही ना हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन पर किसी तरह की मुसीबत नहीं आने दे सकता। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो और मेरे साथ चल। हम मेले पर भी तो छुप कर जाने ही वाले थे ना, एक आध कोशिश कर लेते हैं, हो सकता है हम लोग वहां से निकल पाए। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है बाला। वो इसे देखते हुए बोला तो बाला उठकर बैठते हुए हाँ में सर हिला गया था। हाँ, किसी और की खातर ना सही, लेकिन अपने दोस्त की खातर वो जान भी दे सकता था। जंगली जानवर मतलब शेर, कुत्ता, हाथी सब लोग होंगे वहां जंगल में। वो इसका हाथ हमें नदी के करीब से गुजरते हुए जंगल के रास्ते की तरफ देख रहा था। काफी घना और कांटों से भरा हुआ रास्ता है। हाँ सब कुछ होगा, लेकिन तुम आवाज मत निकालना, क्योंकि बेशक हाथी कुत्ता दिखने में प्यारे होते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े दांत भी होते हैं, एक वाले में खत्म हो जाओगी। इसका दूसरा हाथ बाला ने थामते हुए इसे डराया था, क्योंकि आज राका अपने किसी काम के सिलसिले में बाहर गया था, तो इसके नायब से इजाजत लेकर नदी की तरफ खेलने के लिए आए थे। हालांकि इनका इरादा कबीले से निकलकर शहर जाने का था। कल रात बाला चुपके से राका के कमरे में गया था और फिर इसका बटवा उड़ा लाया था, जिसमें अच्छी खासी रकम थी। इस वक्त वो जंगल के रास्ते से कबीले से बाहर निकलने वाले थे। ईशम इनके साथ ही थी, जब जिसकी चिक चिक बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। जबकि रास्ता देखते हुए दिलदार ने इसे उठाकर अपने साथ लगाया था और फिर खामोशी से वो तीनों जंगल के रास्ते से बाहर निकलने लगे थे। ये पिस्तौल किसका उठाकर लाया है? तो दिलदार ने पलट कर देखा तो वो वाला पिस्तौल लोड कर रहा था। वह हैरान ही तो रह गया था इसके हाथ में राका का पिस्तौल देखकर। राका को चुरा कर लाया हूँ और किसका लेकर आऊंगा? मैंने सोचा रास्ता खतरनाक है, तो फिर किसी भी तरह का रिस्क क्यों उठाना? तेरी मेरी खैर है, लेकिन ईशम को तो महफूज वापस लेकर जाना है ना, इसलिए रागा का पिस्तौल भी और चाकू भी उठाकर लाया हूँ। अगर कोई मुसीबत आई तो इनका इस्तेमाल करूंगा। वो इसे देखते हुए मजे से बोला, जबकि दिलदार आगे बढ़ते हुए से बातें करने लगा था। इस्तेमाल करना आता भी है तुझे? यूसुफ खान का बेटा हूँ। इन खिलौनों का इस्तेमाल करना बाएं हाथ का खेल है, आजमा कर देख लेना। ये नहीं कि जो काम कभी किया नहीं कभी कर भी नहीं सकता। डाकू का बेटा हूँ, मजाक नहीं। वो बरसुकून अंदाज में जवाब देते हुए इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। जबकि तकरीबन एक डेढ़ घंटे में वो इस जंगल को पार करने में कामयाब हो गए थे। जंगल में कुछ जंगली जानवर नजर तो आए थे, लेकिन वो इतने खतरनाक हरगिज ना थे कि किसी तरह का हथियार इस्तेमाल करने की नौबत आती। बस अब इन्हें शहर पहुंचना था और ईशम का चेकअप करवाने के बाद इसे वापस लेकर आना था। मैंने तुम्हारी बहन का पूरा चेकअप किया है और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, इसे बहुत ही संगीन बीमारी है और इस बीमारी का इलाज इंतहाई महंगा है। इतना महंगा कि शायद ही इसका इलाज मुमकिन हो सके। मेरा मतलब है करोड़ों लग जाएंगे, लेकिन डॉक्टर हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। मेरी बहन को क्या बीमारी है और इसका इलाज कैसे होगा? वो बेचैन हुआ उठा था। देखो बेटा, मैं तुम्हें सच बताऊं कि तकरीबन 2-3 साल पहले इस बीमारी का नामो निशान नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन फिर अचानक ही ये बीमारी छोटी बच्चियों से शुरू होने लगी। 5 से लेकर 14 साल की बच्चियों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चियों में ही पाई जा रही है। इसमें सारे जिस्म से खून खत्म
हो जाता है, हड्डियों में ताकत नहीं रहती। मासूरी लाकर पन तुम्हारी बहन की बीमारी अभी शुरू हुई है, वक्त रहते इसका इलाज हो सकता है, लेकिन इस बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। वो इसे देखते हुए बता रही थी, जबकि बाला और दिलदार दोनों ही परेशान हो उठे थे। डाका डाकू के पास बहुत पैसा है और वो इतना भी बुरा नहीं जो हमारी इशम का इलाज नहीं करवाएगा। तू फिक्र मत कर, हम दोनों मिलकर इसे बात करेंगे, इसे ये रिपोर्ट्स दिखाएंगे, वो हमारी बात को समझ जाएगा। ईशम इसके कंधे पर सो रही थी, जबकि वो इसे उठाए हुए वापसी की राह ले चुके थे, जब अचानक एक मोटरसाइकिल इनके सामने आ रुका था। दिलदार अपनी परेशानी में आगे बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो मोटरसाइकिल पर ज्यादा ध्यान न दे पाया, लेकिन अगले ही लम्हे किसी ने इसका बाजू पकड़कर इसे अपने सीने से लगाया था। दिलदार मेरे बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम ईशम को अस्पताल लेकर आए थे, क्या हुआ है इसे? तबीयत तो ठीक है ना इसकी? वो इसे थामते हुए कहने लगा, जबकि वह अनजान निगाहों से रजमान की तरफ देख रहा था। एक लम्हे के लिए दिल चाहा कि उसे अपनी परेशानी बताकर इसके सीने पर सर रख दे, लेकिन कैसे? इस इंसान की वजह से वो यतीम हुआ था, इस इंसान की वजह से इसके माँ बाप इसे छीन चुके थे। वो कुछ समझ पाता जब अगले ही लम्हे किसी ने रिजवान को धक्का देते हुए मोटरसाइकिल से दूर गिराया ही था, जब अगले ही लम्हे इसे भी सीधा करते हुए एक जोरदार तमाचा इसके मुंह पर दे मारा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरी हिम्मत कैसे हुई रागा डाकू की कैद से भागने की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर कहीं भी आने जाने की? मैंने तुझे कबीले से बाहर निकलने से मना किया था, क्यों आया है तू यहाँ पर? वो गुस्से से इसके बाल दबोचते हुए इसके मुंह पर दहाड़ने लगा था, जबकि वो ईशम को अपने साथ लगाए इसे गिरने से बचा रहा था। छोड़ो इसे, मैं कह रहा हूँ, छोड़ दो दिलदार को, वरना रिजवान गुस्से से आगे आते हुए रागा डाकू पर हमलावर होने लगा था, लेकिन पीछे मौजूद डाकू ने इस पर हमला कर दिया था। वो पूरी तरह से इसे मारने पीटने लगे, जबकि रागा दिलदार को पकड़ते हुए दूसरे हाथ में बाला की गर्दन भी दबोच चुका था और फिर इन्हें घसीटते हुए वहीं से गाड़ी में डालकर कबीले की तरफ ले जाने लगा। दोनों ही जानते थे कि कबीले में जाकर आज इनकी खैर नहीं। राका डाकू इन्हें बहुत मारने वाला था, लेकिन इस वक्त इन्हें मार की नहीं बल्कि ईशम की बर्बाद थी, जो अचानक होने वाले इस धमाके की वजह से बुरी तरह से रोने लग गई थी, जबकि रिजवान को मार खाते देखकर वो इसके लिए भी रो रही थी। हाल बेला को बाला के पास छोड़कर दुआ मजे से वापस नदी की तरफ जाने लगी थी, जब दिलदार भी तेजी से उठते हुए इसके पीछे आने लगा। अरे अरे डाकू जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप इस तरफ नहीं आ सकते। वो क्या है ना, मैं यहाँ थोड़ी मसरूफ हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप इस तरफ आए। वैसे भी आप वहाँ आके क्या करेंगे? मुझे अकेले ही रहने दें। वैसे भी मैंने आपसे कितनी मिन्नतें की थी इस दिन रात को कि मेरे साथ नदी पर चलें, तब नहीं आए थे ना। इस पर मेरा अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं जाऊंगी। वो जो इसे अपने पीछे आते देखकर फौरन अलर्ट हुई थी, इसके आगे दोनों बाहें फैलाकर खड़ी हो गई, जैसे इसके इस तरह से खड़े होने पर वो आगे नहीं जा पाएगा। इसके अंदाज से महफूज होते वो अगले ही लम्हे इसके कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने करीब खींच चुका था। तो हमने परेशानी से इसके कंधे से ऊपर की तरफ झांकते हुए पीछे पहाड़ी की तरफ देखा, जहां अब बाला और बेला नहीं खड़े थे। शायद वो लोग वहां से जा चुके थे और कबीले में इस वक्त और कोई भी नहीं था जो इन्हें देख पाता, इसलिए तो इसका शोर पूरी तरह से फ्री हो गया था। हाँ, इस दिन मैं नहीं जा सका था तुम्हारे साथ, मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। चलो कहाँ चलना है? अभी चलते हैं, तुम्हारा नदी देखने का मूड हो रहा है। आओ, आज हम सारा दिन वहीं पर गुजारेंगे एक दूसरे के साथ। वो इसकी गिद्ध अपना हिसार बनाते हुए इसे ले जाने लगा था, तो दुम फौरन ही नफी में सर हिलाने लगी। ओहो डाकू जी, क्या मसला है आपके साथ? मेरा मूड नहीं है आपके साथ कहीं भी जाने का, और वैसे भी आप मुझसे नाराज हैं। भूल गए क्या? एक तो आपकी ये याददाश्त बहुत खराब है, कैसे भूल जाते हैं? अरे आप मुझसे नाराज हैं और मैंने आपको मनाया तक नहीं। यहाँ तक कि आपको मैंने कहा था कि मैं आपको मनाऊंगी, लेकिन मेरा मूड नहीं था। वैसे मूड तो मेरा अभी भी नहीं है, लेकिन आप नाराज हैं, आप बुला मत करें ना। वो जबरदस्ती से याद करवाने लगी थी कि वो इससे नाराज है, क्योंकि अगर वो इसके साथ जाता तो इसके सारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाना था। तुम मुझे मना नहीं रही और मेरे मानने का दिल कर रहा है, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? मजबूर हूं, बीवी निकम्मी है मेरी, मुझे मनाने के लिए कुछ कर ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? अब मैं राजी हो रहा हूं, बस मुझसे मजीद नाराज नहीं हुआ जाता। वो कुछ रूठे रूठे अंदाज में कहता दुआम को बहुत प्यारा लग रहा था, और प्यार तो वो था ही बहुत, इसमें तो कोई शक ही नहीं था। कोई भी लड़की से पाकर खुदा का शुक्र करती न थकती, लेकिन वो तो दुआम थी जो इसकी मोहब्बत में मगरूर हो चुकी थी। ओहो ठाकुर जी, ऐसे नहीं माना जाता, आपको तो रूठने के भी रूल्स नहीं आते। अच्छा रुके, मैं बोल रही हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ करके आपको मना लूंगी, आप थोड़ा और इंतजार कर लें, थोड़ी देर और नाराज रहें। ऐसे ही नहीं मना जा सकता। जब मियाँ बीवी रूठते हैं ना, जब तक कोई एक दूसरे को ना मनाए तब तक राजी नहीं होना रूल्स में शामिल ही नहीं है। राजी होना रूल्स में शामिल ही नहीं है। तो आप अपनी नाराजगी यहीं से कंटिन्यू करें। अरे कोई जबरदस्ती है क्या? मैं नहीं रूठना रहना चाहता, क्यों मुझे जबरदस्ती नाराज कर रही हो? मैं अब राजी होना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस अब मजीद एक लम्हा भी नाराज नहीं रहना चाहता था, जबकि दुआम सर पर हाथ मार कर रह गई थी। उफ ठाकुर जी, सब्र कर जाए ना, मना लूंगी आपको। थोड़ी देर मजीद रूठे जाएं, बल्कि शाम तक रूठे रहें, मैं आपको मनाऊंगी। ऐसे मत माने प्लीज। यकीनन वो इस दुनिया की पहली बीवी थी जो अपने रूठे हुए शोहर को सदा देर रूठने के लिए मना रही थी, ताकि वो इसके मनाने के लिए कुछ सरप्राइज तैयार कर सके। लेकिन इसका शोहर तो इस बात को समझना ही नहीं चाहता था। इसे राजी होना था और हर कीमत पर राजी होना था। ठीक है, मैं सिर्फ शाम तक का वक्त दे रहा हूँ तुम्हें, मना लो मुझे, वरना मैं खुद ही मान जाऊंगा। मैं मजीद तुमसे रूठा नहीं रह सकता। वो प्यार से इसके गालों पर उंगलियां फेरते हुए बोल रहा था, जबकि दुआम ने हाँ में सर हिलाया ही था कि अगले ही लम्हे वो उसके चेहरे पर झुकता इसके लबों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। अंदाज शिद्दत से भरपूर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सचमुच में इसके मनाने का मुंतजर हो, जबकि इसकी बेताबियां भी कुछ और ही बयान कर रही थी। हालांकि
हालाँकि कल सारी रात वो इसे अपनी बाहों में कैद करता अपनी मोहब्बत की बेबाकियाँ इस पर निछावर करता रहा था। पूरी रात इसने इसे सोने नहीं दिया था। फ़जर के बाद जाकर कहीं इसकी पनाहों से रिहाई हासिल करके वो नमाज़ अदा करने गई थी और अब कुछ देर के बाद फिर इसकी हालत वैसे ही थी जैसे वो बरसों से बिछड़े हुए हों। इसके लबों की बेबाकियाँ अपने लबों पर महसूस करते हुए इसने इसके गालों को चूमना चाहा तो दुआम ने गहरी साँस ली थी। जबकि इसके यूँ साँस लेने में वो पुरसरार अंदाज में मुस्कुराता अगले ही लम्हे फिर से इसकी सांसों को अपने लबों से कैद कर गया था। तो हम तो फड़फड़ा कर रह गई थी इसकी पनाहों में, लेकिन मजाल था जो वो शख्स इसे छोड़ने के लिए राज़ी हो। इसके कंधे पर अपना नाज़ुक हाथों का मुक्के बरसाते हुए वो बड़ी मुश्किल से इसकी पनाहों से आज़ाद हुई थी। उफ़ अल्लाह डाकू जी, आप तो सांस भी नहीं लेने देते। आपका बस चले तो सांस ही छीन ले मेरी। अब खबरदार नदी की तरफ आए, मैं बात नहीं करूंगी आपसे। जब तक मैं खुद न कहूँ तब तक नहीं। वो उंगली से वन करती हुई नदी की तरफ भाग गई थी, जबकि दिलदार इसके पीछे जाने की ख्वाहिश को दिल में दबाए वापस आकर चारपाई पर लेट गया था। हाँ, इधर देखो, यहाँ पर गहरी गारें हैं और इन गारों में शायद आने वाले वक्त में हमारे बच्चों के घर होंगे और इस तरफ आगे कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे आबा व अजदाद दफन है और इस पहाड़ी के पीछे वो झरना है जिसका जिक्र शायद दुआम ने तुमसे किया था। इस तरफ चलना है या गारों की तरफ? वो इसके आगे आगे चलते हुए इससे पूछ रहा था, जबकि बेला का ध्यान गारों की तरफ था जो काफी गहरी थी। क्या हुआ, इस तरफ जाना है? वैसे इस तरफ जाना रूल्स के खिलाफ है। कौन से रूल्स के खिलाफ? इसके अचानक बताने पर हैरत से पूछने लगी थी। नहीं, शादीशुदा जोड़े इस तरफ नहीं जा सकते और अगर जाएंगे तो इसके पीछे खास वजह होनी चाहिए। जज्बात का कंट्रोल में ना रहना और रोमांस से बहके हुए लम्हात का तबादला करना। तो तुम तो मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं करना चाहोगी, इसलिए चलो मैं तुम्हें कब्रिस्तान लेकर चलता हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए बोला था, जबकि इसकी इंतहाई बेबाक बात पर जहाँ बेला की कान की लोच से रुक हुई थी वहीं कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाते हुए इसने फौरन अपने कदम रोक लिए थे। मैं कब्रिस्तान बाद में जाऊंगी, पहले मैं इन गारों को देखूंगी। काफी गहरे रास्ते हैं, पहुंच इतने सारे रास्तों में तुम लोग पहचानते कैसे हो कौन से रास्ते में कहाँ जाना है? क्योंकि सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं। हम यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, एक-एक रास्ते से वाकिफ़ हैं। चलो तुम्हें इसी तरफ चलना है तो मैं तुम्हें इसी तरफ लेकर चलता हूँ, लेकिन रूल्स रूल्स हैं और हमारे रूल्स को कोई भी नहीं तोड़ सकता। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि यहाँ शादीशुदा जोड़े क्यों जाते हैं। हाँ, बिल्कुल तुमने मुझे बताया तो है, लेकिन शादीशुदा जोड़े क्यों आते हैं? लेकिन तुम्हें याद तो होगा ना कि परसों रात को तुमने ही तो कहा कि मुझे छूने की कोई हसरत नहीं है तुम्हारे दिल में, तो तुम्हारे तो जज़्बात हरगिज़ बेकाबू नहीं होने वाले, तो फिर मुझे कैसा खतरा? वो मज़े से कहती आगे बढ़ चुकी थी, जबकि बाला को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो इसकी बातों का थप्पड़ इसके मुँह पर झाड़ कर गई हो, जिसकी सूजन बाला ने अंदर तक महसूस की थी। बाला, ये लड़की तुझे नाखून चने चबाएगी। तू इसे इजी लेकर गलती कर रहा है। बहुत दूर जंगल पार करके कबीले की तरफ झांकने लगे थे। जब नदी के करीब ही इन्हें वो खड़ी नजर आई। एक दूसरे को देखकर इनके लबों पर शातराना मुस्कुराहट खिली, जिसे जबकि दुआम अपने ही काम में लगी हुई थी। वहां किसी मौजूदगी को महसूस करते हुए आगे पीछे देखने लगी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। दूर दूर तक खामोशी फैली हुई थी, कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें और बस। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कोई और भी है? लेकिन डाकू जी ने कोई बेईमानी तो नहीं करती मेरे साथ? वो उठकर हर तरफ देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दूर कहीं किसी मर्द की सरगोशियों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लेकिन शायद ये सिर्फ़ इसकी एक गलतफ़हमी थी और मैं ना सर पर सवार कर लिया है इस सरप्राइज़ को और फिर मुझे अपने डाकू जी पर यकीन भी नहीं है। वैसे मेरे डाकू जी बहुत शरारती हैं ऐसे मामलात में। मैं इन पर यकीन कर भी नहीं सकती, लेकिन वो नहीं आएँगे मेरी इजाज़त के बगैर। वो अपनी सोच को गलतफ़हमी का नाम देते हुए भी इसे अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। क्या मसला है तेरे साथ? बोल तो रहा हूँ, इसको नहीं पता चलने दूँगा, बस दूर से देखकर वापस आ जाऊँगा। बेचारी सुबह से अकेली लगी है, ना जाने वहाँ क्या-क्या कर रही होगी, तुझे भी वापस भेज देती है। मुझे जाकर देखने दो, वादा कर रहा हूँ, सिर्फ़ दूर से देखकर वापस आ जाऊँगा, नहीं जाऊँगा इसके पास। वो जुमरू को साइड हटाते हुए किसी भी तरह नदी की तरफ जाना चाहता था, लेकिन मजाल थी तो जुमरू अपने रास्ते से ज़रा-सा भी हटने को तैयार हो। वो पूरी तरह से इसके रास्ते में ख़ाइल इसे रोके हुए था। पाला और बेला की वापसी अब तक नहीं हुई थी। ना जाने उन्होंने कब तक आना था, लेकिन सरदार को तो जाना था और किसी भी कीमत पर जाना था। नहीं जाने दूँगा, बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगा। मैंने तो हमसे वादा किया है, जब तक वो अपना काम ख़त्म नहीं कर लेती, तब तक मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूँगा। देखो, मैंने वैसे भी इसके साथ गद्दारी करके तुम्हें बता दिया है कि वहाँ पर वो क्या कर रही है। तुम्हें वहाँ जान ऐसे में अगर मैंने तुम्हें वहाँ जाने दिया, तो फिर मैं बिल्कुल वादा-खिलाफ़ी हो जाएगी और वो चुड़ैल बेला इसकी पक्की-पक्की बेस्ट फ्रेंड वाली पार्टनर बन जाएगी। चलती है वो मेरी और डॉन की पार्टनरशिप से। मैं हरगिज़ तुम्हें इस तरफ नहीं जाने दूँगा। मैं अपनी और डॉन की पार्टनरशिप पर हरगिज़ कोई खतरा नहीं मंडराने दूँगा। अगर वो नाराज़ हो गई तो नो, नो, बिल्कुल भी नो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं जा रहा मैं। नहीं डालता तेरी पार्टनरशिप को खतरे में। यहाँ आकर बैठा हूँ। हाँ, अब तंग मत कर, जा जाकर चाय बना मेरे लिए। वो कहते हुए वापस चारपाई पर लेट गया था, जबकि झुमरू जानता था कि इसके लेट जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो आराम कर रहा है, वो बल्कि यहाँ से इसे चकमा देकर निकलने वाला है। इसलिए वो फ़ौरन ही इसके पैरों के करीब बैठते हुए इसकी टाँगें दबाने लगा, जिस पर सरदार घबरा गया था। तुम थके हुए लग रहे हो सरदार, पहले मैं तुम्हारी टाँगें दबा लेता हूँ, फिर जाऊँगा। वो इसे मज़ीद थोड़ा वक़्त निकालना चाहता था। तो क्यों
तो क्या मेरी बीवी लगता है जो मेरी खिदमतें करेगा? दफ़ा हो जा यहाँ से। वो गुस्से से टाँग मारता अगले ही लम्हे खुद से दूर कर चुका था। जबकि जुमरू सर खुजाता किचन की तरफ आ गया था ताकि इसके लिए चाय बना सके, जबकि सरदार अगले ही लम्हे उठकर नदी की तरफ भाग निकला था। तो हम जल्दी-जल्दी काम कर रही थी जब अचानक फ्लावर पेपर को चिपकाते हुए इसके कपड़ों पर ग्लू गिर गई। ओहो! वो जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए अपने कपड़े साफ करने लगी थी। इन कपड़ों पर अच्छा खासा बड़ा दाग प लग रहा था। ये इसका फ़ेवरेट सूट था जो वो हरगिज़ ख़राब नहीं होने देना चाहती थी। वो जल्दी से नदी के करीब आते हुए अपनी कमीज़ का दामन धोने लगी। जब इसे अपने पीछे कोई महसूस हुआ, इसने एक नज़र अपने दाग को देखा और फिर पलटकर पीछे देखने लगी। पीछे खड़े आदमी को देखकर एक लम्हे के लिए तो इसकी आँखें खौफ़ से खुल गई थी, जबकि तेज़ी से वो अपनी जगह से उठते हुए इसके साथ खड़े 4 लोगों को भी देख चुकी थी। ये लोग यहाँ कैसे आए? वो परेशान होती तेज़ी से अपने कदम कबीले की तरफ बढ़ाने लगी थी, जब अचानक ही रागा डाकू ने इसके पास आते हुए इसे बालू से थामा। अगले ही पल इसका चेहरा पानी की गहराइयों में उतर गया था। सरदार की मलकियत, सरदार की औरत, सरदार की कमज़ोरी। बहुत सोचा मैंने कि इसको किस तरह से हराऊँ, लेकिन सरदार को हराना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए मैंने सरदार की सबसे बड़ी कमज़ोरी को ख़त्म करने का फ़ैसला किया, यानी मैंने तुमको ख़त्म करने का फ़ैसला किया। सरदार की मोहब्बत सरदार की कमज़ोरी है, अगर इसकी मोहब्बत ही मर गई तो सरदार के पास क्या बचेगा? बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ही रास्ते से हटा देता हूँ। कैसी लगी मेरी सोच बहू रानी? वो कहका लगाते हुए इसका चेहरा यूँ ही पानी में डुबोचे हुए था। तो आम की सांसें रुक रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मज़ीद सांस नहीं ले पाएगी। ना तो इसकी आवाज़ निकल रही थी और ना मैं पानी में चिल्ला पा रही थी। बस इसे अपनी मौत हर लम्हे के साथ अपने नज़दीक आती हुई महसूस हो रही थी। माज़ी वो बुरी तरह से इन्हें पीट रहा था। चाबुक के निशान इनके बदन पर छुरियों की तरह बिखर रहे थे। वो दोनों दर्द से चीख रहे थे, लेकिन इनकी चीखें सिर्फ और सिर्फ इस कबीले के पहाड़ सुन पा रहे थे, क्योंकि वहाँ मौजूद बाकी लोग तो शायद अंधे बहरे थे, जो इन पर होते जुल्म को ना तो देख जो इन पर होते जुल्म को ना तो देख पाते थे और ना ही सुन पाते थे। ईशम एक तरफ खड़ी बुरी तरह से रो रही थी, जबकि एक औरत ने इसे सख्ती से दबोचा हुआ था। वो मासूम थी, ये दर्द शायद वो सह नहीं सकती थी, इसीलिए तो इसकी हर गलती की मार खाने के लिए इसका भाई तैयार था। वो इसकी तरफ उठने वाले हर निशान को खुद पर ले लेता था और यही वजह थी कि राका डाकू इसे हमेशा ज़्यादा मारता था, क्योंकि इसका कहना था कि वो अपनी बहन की गलतियों की भी सज़ा भुगतेगा, जब तक इसकी बहन खुद अपनी गलतियों की सज़ा भुगतने के लिए काबिल नहीं हो जाती। सरदार मेरी बात सुनो, ईशम बीमार है, डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज होना ज़रूरी है, बहुत बीमार है वो। डॉक्टर ने बोला है अगर वक्त पे इसका इलाज नहीं हुआ तो बीमारी बढ़ जाएगी। मैं तुम्हारी हर बात मानूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मैं कभी भी इस कबीले से बाहर नहीं निकलूँगा। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन का इलाज करवाओ। डॉक्टर कहता है इसे बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। वो मार खाते हुए मसलसल रोते हुए इसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, इसके सामने हाथ जोड़ते हुए इसे बताने की कोशिश कर रहा था कि वो क्यों कि वो क्यों इस तरह कबीले से छुप कर निकले थे। लेकिन रागा डाकू तो इस वक्त शायद हाथ साफ कर रहा था। वो अपनी जुनूनी कैफियत में इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। इस वक्त वो सिर्फ इसे धरने में मसरूफ था। बाला इसके मुकाबले में कम मार खा रहा था, क्योंकि वो हर दफा बाला के आगे आते हुए इसे बताने लगता कि इसकी बहन को बीमारी है। लेकिन रागा डाकू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर तेरी बहन बीमार है तो मैं क्या करूँ? ये मरे जिए, ये मेरा क्या तल्लक है इससे? तेरी बहन है ना, तेरा खून का रिश्ता है इससे, तू बचा इसे। तुझे क्या लगता है सड़क से पैसे मेल कर लाता हूँ मैं? चोरियां डकैतियां करनी पड़ती हैं, अपनी जान को खतरे में डालना पड़ता है। यूं हथेली पर जान लेकर जाता हूँ, फिर जाकर पैसा कमाता हूँ, और तू मेरा ही पैसा चोरी करके ले जाएगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा बटवा चोरी करने की? वो एक दफा फिर से चाबुक से उधेड़ने लगा था। सरदार, चोरी इसने नहीं मैंने की है। अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मारो, लेकिन एक दफा हमारी बात तो सुन लो। ईशम को कोई बीमारी है। बाला ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करते हुए सच बताना चाहा। वो हरगिज़ अपने दोस्त को अपनी की सजा भुगतते नहीं देख सकता था, जबकि जानकर वो बाला को भी दरिंदों की तरह पीटने लगा था। वो इन दोनों को वो रुई की तरह धड़क कर रख चुका था, लेकिन आज ना तो वो खामोश हो रहे थे और ना ही खुद को आज़ाद करने के लिए मिन्नत कर रहे थे। आज इस नोरू का मकसद बस इसे ये बताना था कि वो ईशम की बीमारी का इलाज करवाए। तुम्हारी बहन बीमार है तो इलाज करवाओ इसका। छोटे बच्चे नहीं हो तुम, चोरी करना सीख ही ली है तो आज से डकैती पर चलो। अपनी बहन का इलाज करवाना है तो डाका डालो, चोरियां करो। मेरे पास इतना मुफ्त का पैसा नहीं है जो मैं तुम लोगों पर लुटाऊंगा। दिन रात एक करता हूँ मैं पैसे के लिए। जो तुम भी करो तो पता चले कि ये पैसा कहाँ से आता है, जो तुम लोगों के पेट को भरता है। वो गुस्से से इन्हें परे धकेलते हुए चाबुक फेंक चुका था। दिलदार की कमीज सीने पर से फट चुकी थी, जबकि सफेद कमीज पर खून के कहीं दाग लग चुके थे। इसका बाप इसे डाकू नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, सरकारी अफसर बने। वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता था, वो अपने बच्चों से ये काम नहीं करवाना चाहता था। लेकिन दिलदार के सामने तो इसकी मासूम छोटी सी बहन थी, जिसके लिए वो इस वक्त कुछ भी करने को तैयार था। बोलो चलो कि मेरे साथ आज रात की डकैती पर। वो अपनी बहन की जिंदगी बचानी है ना, इसका इलाज करवाना है तो आज से लग जाओ काम पर। वैसे भी जब लोगों को पता चलेगा कि डाकू दिलदार यलगार का बेटा खुद डकैती पर निकला है तो अलग ही मजा आएगा। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दिलदार ने एक नज़र अपनी मासूम बहन को देखा था। हाँ मैं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे अपनी बहन के लिए बहुत सारा पैसा कमाना है। डॉक्टर कहता है कि बहुत पैसा लगेगा ईशम के इलाज पर। इलाज अभी से शुरू होगा तो वो ठीक हो जाएगी। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे अपनी बहन का इलाज करवाना है। तुम जहाँ कहोगे मैं चलूँगा, मैं करूँगा डकैती। वो बोलते हुए जैसे फैसला कर रहा था, और ये फैसला वही था जो इसके बाप को नापसंद था, जो इसके बाप के कबीले के इन पहाड़ों को नापसंद था। लेकिन किस्मत इसे इस मोड़ पर ले आई थी जहाँ इसके पास अब इसके अलावा और कोई राह नहीं थी। वो मजबूर हो चुका था।
या अल्लाह ये कितनी गहरी गारें हैं, यहाँ अंदर क्या होता है? बाला इसके पीछे भी जा रहा था जबकि वो 2 कदम आगे चलती हुई गारों के अंदर झाँकने की कोशिश कर रही थी। जब अचानक ही बाला ने इसके बाजू को पकड़ते हुए इसे अपनी कार की तरफ खींचते हुए इसे कार की दीवारों के साथ लगाया था और फिर इसे बिना भी कुछ भी सोचने समझने का मौका दिया। अचानक ही इसकी सांसों को कैद कर गया था। जिस अंदाज में वो इसके करीब आते हुए इसके लबों पर अपनी कैद जमा चुका था, बेला की तो सांसें खुश्क होने लगी थी। वो अजीब तरह की कैफियत में कुछ समझने की काबिल ही ना रही थी। जबकि बाला इसके लबों के साथ अपने लब जोड़े तेजी से इसकी सांसें खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो परसों का प्यासा है और अपनी तशनगी को मिटाने के लिए ही इसे इस तरफ लेकर आया है। क्या कहा था तुमसे कि इन कारों की तरफ आने के लिए एक वजह होना ज़रूरी है। रूल्स तो रूल्स हैं और कबीले के इस तरह के रूल नहीं तो मेले कपल्स पर लागू होते हैं। वो इसकी सांसों को आज़ादी देते हुए जैसे इसके करीब आने की वजह बता रहा था। इसने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे पीछे हटाना चाहा था जबकि बाला एक दफ़ा फिर से इसके करीब आता, इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे एक झटके से अपने साथ के लगाता, दोबारा से इसकी सांसों पर कब्ज़ काबज़ हुआ था। तुमने कहा था कि तुम्हें हसरत नहीं है। वो इसे खुद से दूर करने में नाकाम होते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। जब बाला ने एक झटके से इसका रुख दूसरी तरफ करते हुए इसके बालों को इसकी गर्दन से पीछे हटाते हुए अपने बेबाक लबों का लम्स इसकी पिछली गर्दन पर बिखरना शुरू किया था। इसके लब तेजी से हरकत करते हुए इसकी पिछली गर्दन को भिगा रहे थे। जबकि बेला ने गहरी सांस लेते हुए इसे इसी के अल्फाज याद करवाने की कोशिश की। हाँ, इस वक्त कोई हसरत नहीं थी, लेकिन अब हसरतों के साथ जज्बात भी जाग गए हैं। तुम जालिम निकली बीवी। मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी अदाएं जानबूझकर कर रही हो ना। तुम मेरे सामने ये हरकतें कल सुबह तुम जानबूझकर बेड पर मेरे ऊपर गिरी थी। पर जैसे इसकी चोरी पकड़ते हुए बोला तो बेला के लब हल्के से मुस्कुराए थे। तुम मेरे हुस्न की तौहीन करो डाकू बाला, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी। वो अचानक ही रुख पलटकर इसकी तरफ देखते इसे गिरबान से पकड़कर अपने करीब कर गई। इसकी अदा पर बाला मुस्कुराया था। वह पिछले 2-4 दिन से ही इसकी हर हरकत को नोट कर रहा था। कहने का वो इससे दूर था, लेकिन जिस तरह वो इसे अदाएं दिखाकर अपने करीब बुला रही थी वो इससे छुपा हुआ नहीं था। कल सुबह वो बिस्तर पर गलती से नहीं गिरी थी, बल्कि जानबूझकर गिरी थी। यहाँ तक कि दूसरी दफा भी इसने खुद ही इसे अपनी तरफ राग़ब होने पर मजबूर किया था। जब वो इसके लबों से लिपट कर अपने जज्बात इस पे आया था, पीछे हटा था। इरादा इसे अपने जज्बात छुपाने का था, इसीलिए इसके मुंह पर बोल गया था कि वैसे अपनी मर्जी अपनी तरफ राग़ब कर रही है। जिस पर बेला कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि ये हकीकत थी कि वैसे अपनी तरफ राग़ब कर रही थी। इसे बर्दाश्त ना हुआ था कि वो इसे शादी की रात ठुकरा कर चला गया था। कह सकता था कि इसे छूने की हसरत नहीं। वो कैसे इसे पाने के लिए तड़प रहा था और कैसे इतने दिन इसकी खूबसूरती को नजरअंदाज कर किया था। इसीलिए तो इसने बदला लेने के लिए वो इसके आने से पहले ही वलीमे का जोड़ा उतार चुकी थी। हालांकि सारा दिन इसकी निगाहों को इसने अपने हुस्न से लिपटे हुए महसूस किया था। इसकी निगाहें एक पल के लिए भी इसे दूर नहीं जा रही थी, बल्कि बार बार वो मर्दों से निकलकर इसकी तरफ आ रहा था। इसकी आंखों में अपने लिए जज्बात का ठाटे मारता समुंदर देख चुकी थी, लेकिन वो इसकी तौहीन कर चुका था, तो वो क्यों इसके करीब आती। वो इसकी इज्जत का मुहाफिज था। इसके भाई ने इसके मामले में इस शख्स पर भरोसा कर लिया था, तो वो क्यों ना करती इसका एतबार। जब वो इसे रागा डाकू के कबीले में लेने के लिए आया था, वो तभी इस शख्स पर अपना सब कुछ हार चुकी थी। वो इसकी इज्जत का मुहाफिज था, वो इसका शौहर बनकर आया था। वो कैसे ठुकरा देती इसे, ये जानते हुए भी कि बेला इसे धोखा दे रही है, ये जानते हुए भी कि ये सब कुछ प्लानिंग के तौर पर हो रहा है। वो फिर भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आया था, तो वो क्यों ना इस पर एतबार करती। लेकिन वो इसके हुस्न की तौहीन कैसे कर सकता था, जिस पर वो मरता था। इसे छूने की हसरत नहीं रही थी इसे। ये बात बेला से बर्दाश्त ना हुई थी। तभी तो इसने सोच लिया था कि बाला को इतनी आसानी से खुद से जीतने नहीं देगी। वो कोई कम उम्र छोटी बच्ची तो ना थी जो समझ ना पाती कि शौहर को अपनी तरफ किस तरह से राग़ब किया जाता है। वो एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, इसे हर चीज़ की समझ थी। वो इस वक्त बाला की आंखों में जो तलब थी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन इसका इरादा ना था इतना जल्दी हारने का। इस मामले में तो एक औरत अपने शौहर को अदाएं दिखा सकती है, नाज नखरे दिखा सकती है। वो बाला को इतनी जल्दी बख्शने के इरादे तो हरगिज नहीं रखती थी। बाला मुस्कुराते लबों से जैसे इसकी चोरी पकड़ता इसे शर्मिंदा करना चाहता था, लेकिन सामने बेला थी जिसने हर लम्हे में इसकी आंखों में आंखें मिलाकर इसे टकराने का इरादा कर लिया था। ऐसे क्या देख रही हो, तुम्हें क्या लगा था मैं समझ नहीं पाऊंगा तुम्हारी हरकतें। बस के लबों को अपनी उंगलियों में दबाए एक दफा फिर से इस पर झुकने लगा। जब अचानक ही कबीले में गूंजने वाली चीख ने इन्हें हैरान कर दिया था। चीख किसकी थी वो दोनों ही समझ नहीं पाए थे, लेकिन जिस तरह पहाड़ों में ये चीख गूंजी थी वो दोनों ही घबरा गए थे। बाला इसे छोड़ते हुए तेजी से कबीले की तरफ भागा था, जबकि बेला भी तेजी से इसके पीछे भागते हुए आ रही थी। सचिन साई मैं मजीद रूठा नहीं रहना चाहता, चलो मैं मानने आ गया हूँ। राका डाकू का रका दुआम का सर पानी से ऊपर आने ही नहीं दे रहा था। वो बुरी तरह से चिपटे मार रही थी, किसी भी तरह वो खुद को छुड़वाना चाहती थी। जब इसे कहीं दूर से सरदार की आवाज सुनाई दी। वो नदी की तरफ आने वाले रास्ते से जाहिर होते हुए बोल रहा था, लेकिन दुआम को सिर्फ आवाज ही सुनाई दे रही थी। वो इसे देख नहीं पा रही थी, जबकि वो अपनी धुन में तेजी से भागते हुए इसकी तरफ आ रहा था कि कहीं जुमरी से दोबारा से रोकने में कामयाब ना हो जाए। अपने सामने 4-5 आदमी को खड़े देखकर पहले तो हैरान रह गया। एक लम्हे के लिए तो वो समझ ही ना सका कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर नजर आकर डाकू पर पड़ते ही खुद जैसे हर बात को समझ गया था। वो तेजी से कदम उठाता आगे बढ़ा था। रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारी बीवी तो वैसे भी मरेगी। हाँ हाँ सरदार दिलदारी अलगार, देखो मैं यहाँ तुम्हारी बीवी को मारने के लिए आया हूँ। देखो देखो ये आखिरी सांसें ले रही है, देखो मैं इसे मार रहा हूँ। वो एक झटके से इसका चेहरा पानी से निकालते हुए सरदार को दिखाता, दोबारा से इसे पानी में डुबो गया था।
दुआम सांस तक नहीं ले सकी थी। देखो देखो तुम्हारी बीवी मर रही है, तुम्हारी मोहब्बत मर रही है सरदार दिलदार, देखो मर रही है तुम्हारी बीवी, इस कबीले की सरदारनी मर रही है। देखो वो एक झटके से इसका चेहरा दोबारा से पानी से निकालते हुए जैसे सरदार की सांसें खींच रहा था। खबरदार खबरदार, एक आगे एक कदम भी मत बढ़ाना, एक ही दफा सांसें छीन लूंगा इसकी। वो तेजी से आगे बढ़ रहा था जब वो गुस्से से घुराया। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तू के आगे डाल दूंगा रागा डाको, अगर इसे कुछ भी हुआ तो। कब्र के लिए तरसेगा, तू कब्र के लिए तरसेगा। सरदार आपक होते हुए इसकी तरफ दहाड़ा था। हाँ हाँ, मर जाऊंगा, मैं जानता हूँ, तू मुझे मार डालेगा, तू मुझे मार डालेगा। आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन जिंदा ये भी नहीं बचेगी। अगर मैं मरूंगा तो तो तू भी मरेगा, क्योंकि मैं इसे मार डालूंगा। अगर ये मर गई तो तेरी मौत तो खुद ही हो जाएगी। तेरी कमजोरी, तेरी मोहब्बत, तेरी औरत मर रही है और मैं इसे मारूंगा। वो वहशियाना कहकर लगाते हुए दुआम का सर फिर से पानी में डुबो चुका था, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ वो तेजी से इसके पास आ रहा था। जब इसे लगा कि वो इसके बहुत पास पहुंच चुका है, वो इसकी सांसें खींच रहा था। हर लम्हे इसके साथ वो सरदार की सांसें रोकने में लगा हुआ था, लेकिन अब इसे लगा कि इस लड़की की मौत से पहले वो इस तक पहुंच जाएगा। तो इसने अगले ही लम्हे दुआम का सर पानी से निकालते हुए पास पड़े पत्थर पर मारा था। अब की दफा वो सांस लेने की कोशिश में नाकाम होती चीख उठी थी, और इसकी चीख हर तरफ पहाड़ों में गूंज कर वापस आई। फिर अगले ही लम्हे पत्थर पर फैलने वाले खून सरदार की सांसें रोक गया था। मैंने मार डाला, देखो मैंने मार डाला, तुम्हारी मोहब्बत को मार डाला, मैंने मार डाला तुम्हारी मिल्कियत को, तुम्हारी औरत मेरे हाथों मारी गई। वो पागलों की तरह खेखे लगाते हुए इसकी सांसें खींच रहा था। मार डाला मैंने, मार डाला सरदार की सरदारनी को, मैंने मार डाला तुम्हारी कमजोरी को, मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अरे अरे, ये तो जिंदा है, ये तो जिंदा है, सांसें ले रही है अभी तक, अब नहीं बचेगी। वो एक दफा पीछे से बालों से खींचते हुए अपने सामने करते इसका चेहरा देखने लगा, जो खून से लथपथ था, लेकिन इसकी सांसें अभी तक चल रही थी। जब रागा ने एक दफा फिर से इसका सर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन इससे पहले ही इसका जबड़ा सरदार के हाथ में आ चुका था, जिसे थामते हुए इसने पूरी शिद्दत से इसे पत्थर पर दे मारा था। रागा का सर पीछे से पत्थर से टकराया, जबकि इसके साता इन 4 लोगों में से 3 लोग वापस जंगल की तरफ भागने लगे थे। वो सरदार के हाथों किसी वहशियाना मौत का शिकार नहीं होना चाहते थे, जबकि रशीद वहीं खड़ा अपने मालिक की मौत को अपनी आंखों से देख रहा था। दिलदार ने एक नजर दुआम को देखा, वो पीछे घास पर जा गई थी। वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ाता खूना शाम नगाहों से रागा की तरफ देखता इसके पास आया। वो बुरी तरह से इसका सर पर पत्थर पर पटक रहा था। जीभ दीवानों सी हालत थी, वो जैसे इसकी सांसें निचोड़ लेना चाहता था। इसने गुस्से से अपनी कुन्नी इसके घुटने पर मारी थी। इसकी हड्डी यकीनन टूट चुकी थी, इस बात की गवाह इसकी ना रुकने वाली चीखें थी। वह जैसे इसके जिस्म की हर हड्डी तोड़ देना चाहता था, जबकि रशीद से देख रहा था। कुछ करने की जैसे हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। इसे कुछ याद नहीं था सिवाय इसके कि इसके मालिक ने इसे हुक्म दिया था कि बेशक इसे मौत ही क्यों ना आ जाए, सरदार की औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। इसने अगले ही लम्हे अपनी जेब से चाकू निकालते हुए दुआम की तरफ कदम बढ़ाए थे। वह जमीन पर बेहोश पड़ी थी जब राशिद ने जल्दी से चाकू इसके पेट में घोंपना चाहा, लेकिन इससे पहले ही बाला ने इसके हाथ को अपने सख्त मुट्ठी में थाम लिया था। फिर अगले ही लम्हे इसने इसी हाथ को घुमाते हुए राशिद की गर्दन पर वही चाकू चला दिया था। गर्दन कटने की वजह से अगले ही लम्हे जमीन पर गिरा चीखने लगा, जबकि बाला दुआम के तरफ मुतवज्जो हो गया, जो सांस नहीं ले रही थी। तो हम तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे सरदार। इसने सरदार को मुखातिब करना चाहा था, जो पूरी तरह से रागा डाकू को पूरी तरह से पीटने में मसरूफ था। वह आज इस पर एक सांस आराम कर देना चाहता था, जब बेला तेजी से भागते हुए इसके पास आई थी। ओ माय गॉड, इसकी सांसें रुक रही हैं। बाला, इसे जल्दी से अस्पताल पहुंचाना होगा, वरना ये मर चुप, कुछ नहीं होना चाहिए इसे, कुछ भी नहीं। मेरी सज्जन साई को कुछ नहीं होना चाहिए, याद रखना, अगर इसे कुछ भी हुआ ना तो कोई नहीं बचेगा। मैं दुनिया मिटा दूंगा, हर चीज को आग लगा दूंगा, कुछ नहीं होना चाहिए। वो रागा डाकू को एक दफा धकेलते हुए तेजी से दुआम के पास आता, इसे इसका सर अपनी गोद में रखते हुए इसके गालों को थपथपाने लगा था, जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था। बेला ने इसका दुपट्टा इसके माथे पर जख्म की जगह पर रखा था कि वो खून को बहने से रोक सके। इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। अगर इसे कुछ हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाला, तुम समझ रही हो ना, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। दुआम, सांस लो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। सांस लो दुआम, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने कहा ना सांस लो। ये सांस क्यों नहीं ले रही? इसे कुछ नहीं होना, इसे कुछ नहीं हुआ ना? इसे कुछ कुछ हुआ? इसके हाथों के साथ लहजा भी कांपने लगा था। वो पूरी तरह से कांप रहा था, जैसे इसके हाथ में कोई बेजान वजूद हो, जिसे छूने की वो हिम्मत ना कर पा रहा हो। सरदार, इसे कुछ नहीं होगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, इसे कुछ नहीं होगा। बेला यहाँ है, कबीले में हर चीज मौजूद है, मैं इसे मेडिकल रूम में लेकर जा रहा हूँ। तुम आओ, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। सरदार, कुछ कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है सरदार? कुछ नहीं होगा दुआम को, मैं वादा कर रहा हूँ तुझसे, कुछ नहीं हुआ इसे। वो सरदार के चेहरे को देखते हुए कहने लगा। इसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इसने जैसे पहली दफा सरदार को रोते हुए देखा था। वो बचपन में बहुत दूर छुप कर रोता था। वो कभी इनके सामने नहीं रोता था, वो टूट जाएंगे। लेकिन आज वो सरदार को रोते हुए देख रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बाला ये देख नहीं पा रहा था। सरदार, मैंने कहा इसे कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ देख, मैं वादा कर रहा हूँ ना तुझे, अपने यार पर यकीन है ना, कुछ नहीं होगा इसे। मुझे अपनी बेला पर यकीन है, मेरी बेला इसको कुछ नहीं होने देगी। चलो बेला, वक्त नहीं, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरे यार की जिंदगी है। वो इसे उठाते हुए कबीले की तरफ भागने लगा, तो बेला भी तेजी से उठकर इसके पीछे भागी थी। बाला ने इस पर यकीन किया था, वो कैसे इसका यकीन टूटने दे सकती थी? इसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो दुआम की जिंदगी वापस लाने की कोशिश जरूर करेगी। इसने एक नजर पलट कर सरदार की तरफ देखा, जो वहीं जमीन पर बैठा इस पत्थर को देख रहा था, जहां दुआम का सर लगा था। इस पत्थर पर अब भी दुआम का खून बिखरा हुआ था। जब इसे अपने पीछे से राका डाकू की गहरी होती सांसें महसूस हुई। रशीद अब भी दर्द से तड़प रहा था, जबकि थोड़े फासले पर राका डाकू भी दर्द से तड़प रहा था। इसने एक नजर पलटकर इसे देखा, जो खून से लथपथ चेहरा लिए इसे देखकर तकलीफ से तड़पते हुए भी लबों पर मुस्कुराहट सजाए हुए थे। इसकी
मुस्कुराहट देकर सदा ने अपनी गर्दन सरासी टेढ़ी करके इसे देखा था। मर गई, जिंदा नहीं बचेगी। वो बड़ी मुश्किल से कुछ बोलने के काबिल होता हुआ कहने लगा तो सदा ने अगले ही लम्हे तेजी से अपनी जगह से उठते हुए इसके सीने पर एक हाथ रखते दूसरा इसकी गर्दन पर रखा था। मार डाला, लो मार डालो। तुम मुझे मारते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी तकलीफों की वजह हूँ। मैंने हर चीज तबाह कर दी, तुम्हारा घर, तुम्हारा कबीला, तुम्हारे माँ बाप, सबको मार डाला। तो तुम मुझे क्यों नहीं मारते? हर बार क्यों जिंदा छोड़ देते हो मुझे? आज मौका है, मार डालो मुझे, जैसे मैंने मार डाला तुम्हारी मोहब्बत को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बाप को। वैसे देखते हुए जैसे आखिरी सांसें लेते हुए खुद को जिंदा छोड़ने की वजह जानना चाहता था। इतनी आसान मौत रागा डाकू, इतनी आसान मौत? तुम्हें लगता है तुम इतनी आसान मौत के काबिल हो? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ मरने दूंगा? नहीं, तुम इतनी आसान मौत नहीं मरोगे। तुम हिसाब दोगे, मेरे हर अपने की मौत का हिसाब दोगे। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया। तुमने मुझसे मेरी हर प्यारी चीज छीन ली। मेरी दुआम को कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ कुछ भी नहीं होगा इसे। तुम्हें लगता है ना तुमने इसे मार डाला? तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम खुदा नहीं हो, तुम किसी चीज पर कादर नहीं हो। वो पाकजाती से कुछ नहीं होने देगी। और जब तक सरदार दिलदार के सीने में इसका दिल धड़क रहा है ना, तब तक इसकी सजन साई को कुछ नहीं हो सकता। मेरी मोहब्बत इसे अर्श से भी वापस लेके आएगी। ये मेरा यकीन है। मेरा खुदा मेरे साथ कभी कोई नाइंसाफी नहीं होने देगा। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। तू जानता है मैंने सालों से खुदा से दवाई मांगना छोड़ दी थी, लेकिन जब से मेरी जिंदगी में दुआ आई है ना, मैंने दुआएं मांगना सीख ली है। वो मेरी दुआओं को रद्द नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन तुझे मौत नहीं आएगी। तू गिरगिरा कर अपने लिए मौत की दुआएं मांगेगा, लेकिन सरदार दिलदार तुझे मरने नहीं देगा। सरदार दिलदार तुझे मौत के लिए बिल्कुल सरदार दिलदार तुझे मौत के बिल्कुल करीब लेकर जाएगा, आखिरी सांस तक लेकर जाएगा। लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले वो तुझे दोबारा से जिंदगी देकर तुझे फिर से जिंदगी जीने के काबिल बनाएगा। फिर तुझे मौत के करीब लेकर जाएगा, लेकिन फिर मौत से पहले तुझसे मरने का हक छीन लेगा। तू तड़प तड़प कर मौत मांगेगा, लेकिन तुझे मौत नहीं मिलेगी। तू जानना चाहता है ना कि तू अब तक मेरे हाथों मरा क्यों नहीं? तो इसकी वजह आईजी साबर हुसैन है। वो इसकी आंखों में आंख देखते हुए जख्मी शेर की तरह गुर्रा रहा था, जबकि राका अपनी मौत के इतने करीब जाकर वापस जिंदगी की तरफ लौटता जैसे इसकी नफरत की इंतहा समझ चुका था। वो एक झटके से इसे पीछे धकेलते हुए गुस्से से जमीन पर से उठा था और अगले ही लम्हे तेजी से कदम उठाते हुए कबीले की तरफ जाने लगा, जबकि रास्ते में खड़ा झुमरू बस इसे देख रहा था। अगर इसे मौत आई तो मैं तुझे मार डालूंगा। वो इसके गिरबान को पकड़ता एक झटके में से झंझोड़कर बोला था। झुमरू मर जाएगा सरदार, लेकिन रागा को मरने नहीं देगा। तुम जाओ दुआम के पास, इसे तुम्हारी जरूरत है। वो इसके कंधे पर हाथ रखते हुए तेजी से रागा डाकू की तरफ बढ़ा था और फिर इसे गिरबान से पकड़कर अगले ही लम्हे एक झटके से अपने कंधे पर उठाकर इसके पीछे ही कबीले की तरफ भागा था। रागा डाकू को इसकी गिरफ्त में रागा डाकू इसकी गिरफ्त में छटपटा रहा था, लेकिन झुमरू ने इसे आजाद न होने दिया था। माजी, ये बहुत कम पैसे हैं दिलदार, इन पैसों से इलाज मुमकिन नहीं है। ये तो सिर्फ 50,000 है। 50,000 से कुछ नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें कहा था तुम्हारी बहन के इलाज के लिए लाखों करोड़ों दरकार है। तुम बहुत कम रकम लेकर आए हो। इतनी सी रकम से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुम्हें कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ। ये लोग रकम अतिया करते हैं, इससे बच्चों का इलाज होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर रकम देते हैं। तुम यहाँ पर एक दरखास्त दो। मुझे उम्मीद है जब बच्ची के बारे में वो लोग जानेंगे तो ये दरखास्त मंजूर हो जाएगी। डॉक्टर इसके सामने बैठा बोल रहा था। वो अंदाजा लगा चुका था कि ये छोटा सा मासूम बच्चा हरगिज़ अपनी बहन के लिए इलाज के पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। ना जाने वो 50,000 रुपए कहाँ से लेकर आया था, लेकिन ईशम के इलाज के लिए बड़ी रकम दरकार थी और डॉक्टर ने इसकी मदद करने का सोचते हुए इसे कुछ लोगों के बारे में बताया था। मैं तुम्हें अस्पताल की जानब से एक दरखास्त लिख कर देता हूँ। तुम इस दरखास्त पर कुछ बड़े लोगों के दस्तखत करवा के ले आओ। सच बताओ तो मैं खुद भी इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस इतना पता है कि इनकी तरफ से मदद मिल सकती है, क्योंकि बड़े बड़े लोग इनको रकम देते हैं ताकि वो ऐसे बच्चों का इलाज कर सके जो दुनिया में यतीम मस्कीन है। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दिलदार ने अपनी बहन के लिए यतीम मस्कीन जैसे लफ्ज सुनकर बुरा महसूस किया था। इन पर इतने बुरे दिन आ चुके थे कि अब इन्हें यतीमों मस्कीनों में शामिल किया जा रहा था। हाँ, इनके सर से बाप का साया उठ चुका था। वो यतीम हो चुके थे, लेकिन मस्कीन यानी कि वो लोग जो बेआसरा थे, बेसहारा थे, जिनका कोई नहीं था। वो खामोशी से डॉक्टर को देख रहा था। इन्हें अपनी बहन के इलाज के लिए इसे रकम दरकार थी। अगर इसे ज़कात और अतिया के पैसों से अपनी बहन का इलाज होता मुमकिन नजर आ रहा था तो इसे कबूल था। इसे आज अपना बाप शिद्दत से याद आया था, जो इनकी ख्वाहिशात इनके लबों से निकलने से पहले पूरी करता था। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस दुनिया में बाप के अलावा और कोई अपने बच्चों की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। ये लो, ये कुछ लोगों का पता है। तुमने ये दरखास्त लेकर वहां जाना है, वो लोग साइन करेंगे उन पर और ये दरखास्त आगे पहुंचा देंगे। फिर तुम्हें कुछ रकम हासिल हो जाएगी जिससे तुम इलाज करवा सकोगे। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि दिलदार ने सिर्फ खामोशी से सर हिलाते हुए इसके हाथ से वो कागज ले लिया था। जगह तो यही है दिलदार, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं, हम अंदर कैसे जाएंगे? वो कब से एक बड़े से ऑफिस के बाहर खड़े बातें करने में मसरूफ थे। पिछले 1.5 महीने से इनकी चोरियां डकैतियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। चोरी डकैती के साथ ही रागा इन्हें कुछ रकम दे देता। बेशक इसने डाका करोड़ों का हो डाला हो, लेकिन इनके हाथ में 1,000 या 2,000 ही आ रहे थे। पाला भी अपने पैसे जमा करके इसी को दे रहा था, क्योंकि इसके लिए भी इस वक्त इस से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं था। पता नहीं, चल कर देखते हैं क्या बनता है। वैसे अपने साथ आने का इशारा करते हुए ऑफिस में दाखिल हुआ था। जाओ इधर से, बच्चों का अंदर आना मना है। गार्ड ने दरवाजे पर ही रोक लिया था। हमने ये दरखास्त अंदर देनी है। हमारी बहन को बीमारी है, हमें यहाँ अंदर मौजूद इदनान अहमद के साइन चाहिए ताकि हमारी बहन का इलाज शुरू हो सके। बाला इसे देखते हुए बोला था, अरे यहाँ फाइल्स पड़ी
अरे यहाँ फाइल्स पड़ी पड़ी हैं तरहासों की, इतनी जल्दी साइन नहीं होते, तुम किसी और दफ्तर में चले जाओ। वो कहते हुए दरवाजा बंद कर चुका था, जबकि वो एक दूसरे को देखते हुए दूसरे एड्रेस की तरफ जाने लगे थे। बाला, मुझे लगता है इन साहब के पास काम बहुत ज्यादा है, हम दूसरे वाले पते पर चलते हैं, हो सकता है इनके पास कम हो, वो जल्दी साइन करके दे दे। डॉक्टर कह रहा है कि इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाना है। वो इसे कहते हुए अगले एड्रेस की तरफ जाने लगा था। आज वो दोनों रागा से इजाजत मांगकर बाहर निकले थे, जिसकी वजह से इन्हें कोई परेशानी न थी, जबकि वो इसके साथ आते हुए दूसरा एड्रेस की तरफ जाने लगा। दूसरे तीसरे चौथे वो हर जगह गए थे, लेकिन साइन करना तो दूर की बात, किसी ने इनसे मुलाकात तक नहीं की थी। हर कोई ने नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि गाड़ी के पीछे तो वह भागे थे ताकि वह साहब से बात कर सुनकर इनके कागज पर साइन कर दे, मगर इसने इनकी तरफ देखना भी गवारा ना किया था। शाम तक वो वापस अस्पताल आए थे। दिलदार बेटा, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, ये दुनिया ऐसी ही है, जालिम लोगों की हुकूमत चलती है यहाँ पर। इन लोगों के हाथ में ताकत है और ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता आया है। कहने को ये लोग सरकारी मुलाजिम है, कोई इनका कोई अमल दखल नहीं है इन सब चीज़ों में, रकम तो पीछे से आती है, लेकिन ये लोग अगर 10 रुपए देने की बात करते हैं तो हुकूमत को लाखों के हिसाब से गिनवाते हैं। मैं कोशिश करता हूँ किसी से साइन करवाने की, लेकिन मेरी पहचान में कोई भी नहीं है, और अगर साइन मिल भी गई तो रकम कब तक मिलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं तुम लोगों की मजबूरी को देखते हुए इस तरीके पर आया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि बच्ची का इलाज मुमकिन हो सके। मेरे बस में अगर कुछ होता तो मैं जरूर करूंगा। वो इन्हें देखते हुए बोल रहा था, जबकि दिलदार को अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। ये काम इसकी सोच से ज्यादा मुश्किल था, रिकेती से भी कहीं ज्यादा मुश्किल। पिछले 1.5 महीने में चोरी डकैती करते हुए इसके दिल में खौफ पैदा नहीं हुआ था, लेकिन अपनी बहन के इलाज के लिए वो डरने लगा था। जी हवलदार साहब, बच्ची को बहुत बड़ी बीमारी है, बीमारी का इलाज बहुत महंगा है। वो बच्चा दिन रात एक कर रहा है कि कहीं से इसकी बहन का इलाज हो जाए। वो दोनों बच्चे ही इस बच्चे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं जानता तो नहीं कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं, लेकिन इस बच्चे ने बताया है कि इसके वालिदैन का इंतकाल कर चुके हैं और इसकी बेटी के अलावा इसका दुनिया में कोई भी नहीं है। रिजवान आए दिन दिलदार को अस्पताल आते हुए देख रहा था, यही वजह थी कि आज वो डॉक्टर के पास आ पहुंचा था ताकि जान सके कि वह अस्पताल रोज क्यों आता है। लेकिन डॉक्टर की बात सुनकर इसका दिमाग ही घूम गया था। दिलदार से बात करना तो दूर, देखना तक पसंद नहीं करता था। इसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था, जब तक कि वो बार बार इसके पीछे आने की कोशिश करता, इससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन दिलदार ने तो जैसे नफरत को खुद पर सवार कर लिया था। इसे बस ये पता था कि इस शख्स की वजह से इसके माँ बाप आज इस दुनिया में नहीं है, और यही वजह थी कि वो इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। रिजवान जान चुका था ये सब कुछ साबिर हुसैन की प्लानिंग है, सब कुछ इसी ने किया था। वो झूठे लोगों को वर्दी दिलाकर वहां लेकर गया था और वहां पर 28 औरतों के साथ रात को ज्यादती की गई थी, और इतना ही नहीं, तकरीबन 18 से ज्यादा औरतों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था। कबीले से इस दिन 300 से ज्यादा राशें निकली थी, छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती की गई थी, और ये सारा इल्जाम इसी पर आ चुका था। ये तो अब तक साबित नहीं हुआ था कि रिजवान ने ये सब कुछ कराया है, लेकिन साबिर हुसैन और कामरान की गवाही की वजह से इसकी वर्दी उतर चुकी थी। इसे 6 महीने का वक्त दिया गया था खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। इस कबीले में गुनाहगार वो मर्द लोग थे जिनको गिरफ्तार करना था, ना कि कत्ल। और तुम और बच्चों का कोई कसूर नहीं था, और इन्हें क्यों मारा गया, इनके साथ ज्यादती क्यों की गई। कानून ने इस पर कई सारे सवाल उठा दिए थे। ये तो इसने कबूल ही नहीं किया था कि कबीले पर हमला इसने करवाया है, वरना बात पूरी तरह से इसी पर आ जाती। पहले जो कानून इसे प्रमोशन देने की बात कर रहा था, आज इसी पर हजारों तरह से सवाल उठाकर घर भेज दे रहा था। लेकिन फिलहाल रिजवान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो बेकसूर था, इसने कुछ भी नहीं किया था। वो दिलदार को देखने को तरस गया था, लेकिन इसने भी सोच लिया था कि वो कामरान और साबर के खिलाफ सबूत ढूंढेगा और फिर इन्हें इनके असल तक पहुंचाएगा। लेकिन ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। पहले से दिलदार को यकीन दिलाना था, और दिलदार इसे देखने को तैयार ही नहीं था। जबकि इशिन की बीमारी का जानकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होते होते अस्पताल से निकला था। तीसरी दरखास्त इनकी तरफ से रिजेक्ट होकर वापस आ गई थी। गवर्नमेंट की तरफ से ईशम के इलाज के लिए पैसा मंजूर नहीं हो रहा था। वो दिन रात डकैतियों और चोरियों पर जा रहा था, लेकिन कल रात होने वाली डकैती में सारे डाकू भाग निकले थे, जबकि वो दोनों ही पकड़े गए थे। आज सुबह से ही वो थाने में मार खा रहे थे, जब शाम के वक्त राका डाकू का एक आदमी इन्हें छुड़वाने के लिए आ गया। वो मार खाने के ऐसे आदी हो चुके थे कि पुलिस की मार का ज्यादा असर इन पर नहीं हुआ था। जबकि आज पकड़े जाने की वजह बाद उन दोनों ने फैसला किया था कि वह घुड़सवारी सीखेंगे। यूसुफ का घोड़ा बादशाह अपने ऊपर किसी की सवारी कबूल नहीं करता था, क्योंकि वह सिर्फ यूसुफ का घोड़ा था, जबकि सरदार का घोड़ा शेरदिल तो दिलदार को कहीं दफा खुद पर से गिरा चुका था। पिछले महीने तो राका डाकू ने इन्हें बेचने के लिए भी भेजा था, लेकिन वहां पर भी अपनी सरकशी की वजह से वो बगैर बिके वापस आ गए थे। राका डाकू इन दोनों घोड़ों को मुसीबत करार देता था, लेकिन आज पकड़े जाने की वजह से दिलदार और बाला दोनों ही ने फैसला किया लिया था कि अब वो इन बेलगाम घोड़ों को खुद लगाम में डालेंगे। वो इनके बाप के घोड़े थे, इन पर कोई दूसरा सवारी नहीं कर सकता, लेकिन वो कर सकते थे और वो करने वाले थे। अब से उन्होंने पुलिस के हाथ नहीं लगना था, क्योंकि रागा डाकू ने इन्हें छुड़वाने के लिए जो 2 लाख रुपए की रकम दी थी, वो इशम के इलाज के पैसों से निकलने वाली थी, और ये चीज इन्हें बार बार मंजूर न थी। बेला अंदर आते हुए बेला अंदर बिल्कुल अकेली थी। इस वक्त इसकी मदद के लिए कोई नहीं था। वो अकेले ही दुआम का इलाज कर रही थी, जबकि सरदार बाहर चारपाई पर बैठा हुआ था। बाला बाहिर ही घूम रहा था। इसने अभी दुआम को खून भी दिया था। बेला की हर आवाज पर वो जिन की तरह हाजिर होता है, इसे हर वो चीज दे रहा था जिसे इसकी जरूरत थी। जबकि बेला के लिए तो शायद ये इम्तहान था जिसे वो हर कीमत पर पार करने वाली थी। वो हरगिज बाला की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकती थी, वो इसके लिए कोई भी जज्बात रखे, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ एक डॉक्टर थी जो जिसे अपनी पेशेंट की जान बचानी थी। आज क्या हुआ था वो नहीं जानती। वो बाजू कटा आदमी इनका ताया था, जिसके साथ यकीनन इनकी कोई दुश्मनी थी। पहले इसने इसे अगवा कर लिया था और अब वो दुआम को जान से मार देना चाह रहा था। पता नहीं वो आदमी भी जिंदा बचा होगा या नहीं। इस वक्त इसे किसी चीज की परवाह न थी, सिवाय इसकी कि दुआम की जिंदगी इसके लिए जरूरी है। इस वक्त वो और कुछ नहीं सोचना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो बाहर चारपाई में बैठा हर आदमी जो इस वक्त कुछ भी नहीं बोल रहा, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है।
सिर्फ दुआम की ज़िंदगी नहीं बचानी थी, बल्कि इसे इस कबीले के सरदार की ज़िंदगी बचानी थी। वो आदमी इस लड़की पर मरता था, अगर इस लड़की को कुछ हो जाता तो शायद वो भी ख़त्म हो जाता, और अगर वो शख्स ख़त्म हो जाता तो बाला। इसके आगे वो कुछ सोच भी नहीं पाई थी। दुआम की सांसें मद्दम होती तो इसने अपनी सांसें रुकने लगती थी। इसे हिम्मत नहीं हारनी थी। वो जितना हो सके दुआम को ज़िंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रही थी। अब वो दर्द से कराह था। चटाक जब अगले ही लम्हे कमरे में जोरदार थप्पड़ की आवाज़ गूंजी थी। वो इसके सर की पट्टी कर रहा था, जबकि साथ ही साथ इस पर थप्पड़ों की बरसात हुए जा रही थी। वो जब भी चिल्लाता मीरू इसे जोरदार थप्पड़ मारता था, जबकि अब की दफ़ा तो मीरू ने इसकी कमीज़ को फाड़ते हुए इसके मुँह में दे दिया था, ताकि इसकी चिल्लाने की आवाज़ इन दोनों तक ना पहुँचे। वो इसका इलाज कर रहे थे। सरदार ने कहा था कि इसका ज़िंदा बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं था कि वो बिल्कुल ठीक हो, तभी वो अपनी डॉक्टरी कर रहे थे। मुझे लगता है इसका दूसरा बाजू भी ज़ाया हो चुका है। देखा ऐसे लगता है कि हड्डी टूट गई है। वो अचानक इसका बाजू ऊपर करते हुए अचानक छोड़ता इसे फिर से चीखने पर मजबूर कर गया था। कोई बात नहीं, सरदार का हुक्म है कि ये मरना नहीं चाहिए। हड्डियों पर इसने कोई बात नहीं की, और हड्डियाँ तो इसने खुद तोड़ी हैं। वो इसकी टाँग पर लगने वाली चोट को देख रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी टाँग भी टूट चुकी है। इसकी टाँग घुटने के करीब से इस अंदाज में मुड़ी हुई थी कि अगर सीधा करता तो बिल्कुल ही टूट जाती। बहरहाल मेरे को इसकी बात की परवाह न थी। इसका ज़िंदा रहना ज़रूरी था, इसीलिए इसने अगले ही लम्हे एक झटके से इसकी टाँग को उठाया था, जिस पर इसकी ना रुकने वाली चीखों का सिलसिला शुरू हुआ था। अगले ही लम्हे मीरू ने इसकी कमीज़ का पिछला हिस्सा पीप फाड़कर इसके मुँह में ठूँसा था। आवाज़ नहीं आनी चाहिए तेरी, सरदार बाहर बहुत परेशान बैठा है। अगर इसके कान में तेरी आवाज़ गई और इसकी परेशानी बढ़ी तो तुझे चीर कर कुत्तों के आगे फेंक दूँगा। तुझे समझ में नहीं आ रहा, इस वक़्त कबीले की सरदारनी की जान खतरे में है। किसी हरामज़ादे ने इस पर जानलेवा हमला किया है। अगर इसे कुछ हो गया तो ये कबीला तो तबाह होगा ही, लेकिन तू जो आवाज़ें निकाल रहा है, तेरी ज़ुबान काट देगा वो। सिर्फ ज़बान ही बची है तेरे पास, आगा डहू अगर अपनी ज़बान की सलामती चाहता है तो मुँह बंद रख। जुमरू सिर्फ चेहरे से दबोचते हुए अगले ही लम्हे से बिस्तर पर तेज चुका था, जबकि बाला ने ज़ोर से दरवाज़ा बजाते हुए इन्हें आवाज़ ना करने का हुक्म सुनाया था। पूरा कबीला खामोश था, सिर्फ इस कमरे से आवाज़ें आ रही थी, और ये आवाज़ें सच में इसके कबीले की खामोशी में शोर बर्पा कर रही थी। और इस वक़्त यहाँ सरदार सिर्फ और सिर्फ अपनी दुआओं की आवाज़ सुनना चाहता था, और कोई आवाज़ नहीं। बेला आहिस्ता से दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकली तो इसके चेहरे पर परेशानी के असरात थे। बाला तेज़ी से भागते हुए इसके पास आता उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रहा था, जबकि वो कदम सरदार की तरफ बढ़ाते हुए इसके सामने आ रुकी। सरदार खामोश निगाहों से इसे देख रहा था। जब इसने आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया, तब अगले ही लम्हे अपनी जगह से उठते हुए इसके कमरे की तरफ बढ़ गया था, जबकि बाला ने बेला की बेजान होते वजूद को अपने साथ लगाते इसे अपने सीने में छुपा लिया था। वो ठीक है, बहुत बेहतर है, शुक्र है अल्लाह का। बाला, बहुत टेंशन हो रही थी मुझे लग रहा था जैसे वो सांस नहीं ले रही, लेकिन मैंने कर लिया बाला। मैं नहीं जानती मैंने कैसे किया, लेकिन मैंने कर लिया। मुझे बस ये पता था कि इसका जिंदा बचना बहुत जरूरी है। वो गहरे गहरे सांस लेती इसके सीने में अपना मुंह छुपा रही थी, जबकि बाला इसे अपनी जीद अपने करीब कर चुका था। मुझे यकीन था तुम पर बेला, मुझे अपनी बेला पर यकीन था। मैं जानता था तुम इसे कुछ भी नहीं होने दोगी। वो इसका माथा चूमता इसे मजीद अपने करीब कर गया था, जबकि बेला को लगा जैसे वो आज अपने इम्तिहान में पास हुई थी। इससे पहले इसने कभी किसी इतने क्रिटिकल केस को अकेले हैंडल नहीं किया था, लेकिन आज वो कर चुकी थी। वो कमरे के अंदर दाखिल होते हुए इसके बिल्कुल पास आ गया था। इसके सर पर बड़ा सा जख्म था, जिस पर बेला ने पट्टी बांधी थी। इसको ऑक्सीजन लगी हुई थी, यानी कि अब तक इसकी सांसें नॉर्मल नहीं हुई थी। सरदार इसके पास आता, इसके जख्म पर अपने रब रखता, इसके हाथों और पैरों को देखने लगा था, और कोई जख्म नहीं था, लेकिन फिर भी वो इसे इस तरह से टटोल रहा था जैसे टटोल रहा था कोई ऐसा जख्म जो इसकी नजरों में ना गुजरा हो, जो राका डाकू ने इसे दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी इसकी दुआम तकलीफ में थी, बहुत तकलीफ में थी। सांस मुश्किल से आ रही थी। वो इसके हाथों को थामता इसकी हथेलियों को चूमने लगा। इस वक्त इसकी हालत क्या हो रही थी वो खुद भी नहीं जानता था। वो दुआम के पास बैठ गया। सजन साईं, वो उसकी हथेलियों को चूमते हुए बेहद मोहब्बत से इसे पुकार रहा था, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो होशो आवाज से बेगाना थी। जब कमरे में बेला और बाला दाखिल हुए थे, इसे होश आ जाएगा दिलदार भाई, लेकिन वक्त लगेगा। मैंने इसे जो मेडिसिन दी है इस वजह से वो बेहोश है, लेकिन वो ठीक हो जाएगी, फिक्र न करें, वो बहुत बेहतर है। मैंने वक्त रहते इसका खून रोक लिया था, लेकिन फिर भी काफी सारा खून जाया हो गया। वो तो शुक्र है कि बाला का खून मैच कर गया, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें, हो सकता है इसे 3-4 घंटों में होश आ जाए। बेला इसके कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखते हुए बोली, जबकि दुआम के हाथ को अपने लबों से लगाए। सरदार ने अपनी सुर्ख सर आंखें उठाकर इसे देखते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। अपनी निगाहें वापस फेरते हुए दुआम के चेहरे से टिका दी थी, जिसे इस वक्त वो कुछ देखना ही ना चाहता हो। वो ठीक है, मैंने तुझे कहा था ना, इसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसे। बाला इसे पीछे से गले लगाते हुए बोला, तो वो बाला के सीने के साथ साथ टेक कर रो पड़ा था। इसकी आंखों से पानी अब भी बह रहा था, जबकि सुर्ख होती आंखों में अंगारे दहक रहे थे। मैंने इश्क का हक नहीं निभाया बाला, मुझे रागा को मार देना चाहिए था। वो जिंदा क्यों है बाला, वो जिंदा क्यों है, मैंने इसे क्यों नहीं मारा। वो दुआम का हाथ नरमी से बेड पर रखते हुए बाला के गुरबान को पकड़ चुका था, क्योंकि हम नहीं जानते कि साबर कहाँ है, हम नहीं जानते कि हमारी इश्म का कातिल कहाँ है, हम नहीं जानते कि हम कुछ भी नहीं जानते। सरदार, और सब कुछ जानने के लिए रागा का जिंदा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमने बहुत सब्र किया है सरदार, इसकी जेल जाने के बाद जेल से आजाद होने तक हमने बहुत सब्र किया है। अपनी मंजिल हमारे करीब है। वो इसे अपने सीने में भेजते हुए बोल रहा था, जबकि इश्म के जिक्र पर वो बाला को खुद में भेजते हुए जैसे अपनी आहों का गला घोंट रहा था, जैसे अपनी आहों और सिसकियों को अपने सीने में घोंट रहा था। और बाला से बेहतर इसकी कंडीशन को कोई भी नहीं समझ सकता था। रात के 11 बज रहे थे जब इसने अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोली। अपने आप को अनजान जगह पर पाकर वह नजरें घुमाकर इस
इधर-उधर देखने लगी, जहाँ इसके हाथ पर अपना सर रखे वो शायद सो रहा था। डाकू जी, इसने अपनी ज़ुबान को बड़ी मुश्किल से कुछ कहने के काबिल बनाया, तो वो अगले ही लम्हे से देखता इसके पास रुकते हुए इसके करीब हुआ था। सजन साईं, मेरी जान साईं, मेरी धड़कन, मेरी ज़िंदगी, मेरा भोला साईं, वो उसे होश में आते देखकर दीवाना-सा होता, इसके गालों पर बारी-बारी अपने रब रखता, इसकी आँखों को चूमते हुए इसकी थोड़ी चूम गया था। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ? दर्द हो रहा है? वो इसके हाथ को चूमते हुए अपने लबों से लगातार प्यार से पूछ रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। इसने फिर से पूछा तो वो कुछ नहीं बोली, तो वो खुद ही अंदाज़ा लगाता इसके सर पर पति को देखने लगा। फ़िक्र मत करो, तुम्हारे खून के हर कतरे का इंतकाम लूँगा। वो आदमी अपनी मौत को तरसेगा, इसने मेरी सजन साईं को तकलीफ़ पहुँचाई है, मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। वो इसके गालों पर अपने रब रखता, इसके हाथों को मुसलसल चूम रहा था, जबकि अपने सर में दर्द की ठेसें उठती हुई महसूस करती दुआम ने ज़रा-सा उठने की कोशिश की थी। जब सरदार ने इसे ऐसा करने से मना कर दिया, रूम में चलें। वो इसके हाथ को अपने हाथ में सख्ती से पकड़ने की कोशिश करते हुए बोली थी, नहीं, रूम में नहीं जा सकते, यहीं पर रुकना होगा। वो इसके दूसरे हाथ पर लगी ड्रिप को देखते हुए बोला था, जबकि ऑक्सीजन मास्क लगाने की नौबत कभी भी आ सकती थी, क्योंकि इसकी सांसें अब भी रवानी से चल रही थी, लेकिन खतरा अब भी था। ये उतारे, वो बहुत मुश्किल से बोल पा रही थी, जबकि खुद पर लगी ड्रिप भी उतारने की बात कर रही थी, जब सदा ने नरमी से नफे में सर हिलाते हुए एक दफा फिर से इसकी आंखों की गोशों को साफ किया था। शायद तकलीफ की वजह से इसकी आंखें नम हो रही थी। समझने की कोशिश करो सजन साईं, ये बहुत जरूरी है, बस थोड़ी देर और ये उतर जाएगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और मैं तुम्हें सुबह ऊपर ले जाऊंगा, बस ये थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजार लो। बेहद प्यार से इसे समझा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत को छूकर वापस आया हो, ऐसे अपने सामने आंखें खोले बातें करते देख जैसे इसकी जान में जान आई थी। इस वक्त वो क्या महसूस कर रहा था सिर्फ वही जानता था। नहीं, चलें यहाँ से, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो इसे देखते हुए बोली तो सदा ने एक नज़र इसके चेहरे को देखा और फिर जैसे मजबूर सा होते हुए इसकी ड्रिप को एहतियात से ऊपर लगे स्टैंड से उतारकर अपने बाजू पर लपेटा था और फिर नरमी से इसके नाजुक से वजूद को उठाकर अपनी बाहों में भरते हुए इसके सर को एहतियात से अपने सीने से लगाता ताकि इसे तकलीफ ना हो। जबकि इसके सीने पर सर रखते ही वो आंखें बंद कर गई थी। तुम बहुत जिद्दी हो सजन साईं, इस वक्त तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इसकी जिद के सामने हारते हुए वो इसीलिए कमरे से बाहर निकला, जबकि बेला जो इधर ही आ रही थी इसे देखकर रुक गई। ये बहुत ज्यादा जिद कर रही है, इसे कमरे में जाना है। इस कमरे से अजीब सी मेडिसिन की स्मेल आती है, शायद इसी वजह से और यहाँ अच्छा महसूस नहीं कर रही। मैं इसे ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तुम वहाँ आकर इसे चेक कर लो। वो इसे देखते हुए बोला तो बेला ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। लाइन ट्रिप मेरे पकड़ लेती हूँ, वो इसे देखते हुए बोले तो सदा ने नफे में सर हिलाया। ये इसके लिए मुश्किल ना था, वो इसे कहीं भी लेकर जा सकता था, वो भी बिना इसे जरा सी भी तकलीफ दिए। नहीं, मैं ले जाऊंगा, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। वो इसे देखते हुए कहता ऊपर की तरफ बढ़ा था, जबकि वे बाला तेजी से इसके पीछे आया था। सरदार, खाना तो खा ले, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। वो इसे देखते हुए कहने लगा, नहीं मुझे भूख नहीं, तो ऐसा कर दूध के साथ बिस्किट ले आ, मेरे सजन साईं के लिए। वैसे हुक्म देता आगे बढ़ चुका था, जबकि बाला सिर्फ हाँ में सर हिलाता इसके हुक्म की तकमील करने चला गया था। मासी वो दोनों घुड़सवारी सीख रहे थे, दोनों ही गोरे बेलगाम और फिरे हुए थे, लेकिन वो इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अगर इनका बाप इन घोड़ों पर को कंट्रोल कर सकता था तो वो क्यों नहीं। इसी जज्बे के साथ इन दोनों ने बगैर किसी की मदद लिए घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया था, लेकिन ये दोनों घोड़े भी इनके लिए जानी दुश्मन ही साबित हो रहे थे। वो बच्चे थे, इन्हें कंट्रोल करना इनके बस में न था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत हारने को तैयार न थे, क्योंकि वो दोबारा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आना चाहते थे। एक दफा भी इनके 2 लाख रुपए हाथ से निकल चुके थे। इशम के इलाज के लिए पाई पाई की जरूरत थी, वो अपना पैसा इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते थे। जबकि इनके जोश और जज्बे को देखते हुए राका डाकू जैसे अपने आने वाले कल के लिए बहुत सारे खौफ सजाने लगा था। इन्हें मारने पीटने जैसे अब राका थक चुका था, अब इसका इरादा इन्हें कुछ और बनाने का था। वो खुद ही इन्हें चोरी डकैती पर लगाकर खुश था, क्योंकि यही काम इन लोगों ने करना था। बाला को हर वक्त किताबों में सर दिए देखकर इसका सीना जलने लगता था। इस कबीले से निकलकर वो किसी को भी पूरी तरह बड़ी कुर्सी पर बैठने नहीं देख सकता था। ये इसका फैसला था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो बाला को कुछ नहीं बनने देगा। बाला सिर्फ और सिर्फ एक डकैत बनेगा, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं। और इसी फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता था। जो इसने सोचा था वही होना था। इन लोगों ने डकैत ही बना था और वो अपने डकैत बनने की दूसरी सीढ़ी पर कदम रख चुके थे। अब राका डाकू का इरादा इन्हें कत्ल करना सिखाने का था। इंस्पेक्टर साबर, आपने पिछले 6 महीनों में कितने ही केसेस सॉल्व किए हैं। अब एक बहुत ईमानदार और बहादुर इंस्पेक्टर हैं। ये केसेस जो सालों से पेंडिंग पड़े थे, आपकी वजह से आज अपने सर लग चुके हैं। यकीन नहीं आ रहा, आपने पिछले 6 महीनों में 2 से ज्यादा केस हल किए हैं, लेकिन अब आप बिल्कुल खामोश क्यों हो गए हैं? कोई केस आपसे हल नहीं कर रहे। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? यहाँ आपकी प्रमोशन का जिक्र चल रहा है और आप खामोश होकर बैठ गए हैं। क्या इसकी कोई बड़ी वजह है या आप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? इसके सामने बैठा आईजी इससे सवाल कर रहा था। पिछले 6 महीनों में बहुत सारे पेंडिंग केस हल हुए थे, जिसके पीछे की वजह रिजवान था। इसने बहुत सारी फाइल्स चुरा कर डाकू के हवाले की थी और डाकू ने इसका सफाया कर दिया था। सारे केस खुद बहुत हल हो गए थे। रिजवान ने बहुत सारी फाइल्स गायब की थी, लेकिन रिजवान की यूनिफॉर्म उतरवा कर वो हर चीज को अपने साथ ले चुका था। डकैत कबीले पर होने वाले हमले का इल्जाम रिजवान को देकर वो इसकी यूनिफॉर्म उतारने में कामयाब हो गया था, जबकि वो खुद इसके असरदार दिलावर के सारे काम को अपने साथ ले चुका था। हर जगह इसकी वाह-वाह हो रही थी, अखबारों में इसका नाम गूंज रहा था। जल्दी से पुलिस का बड़ा ओहदा दिया जाने वाला था। इसे सरकार की तरफ से 2 मेडल से नवाजा गया था, जबकि रिजवान बिल्कुल खामोश सिर्फ आए दिन आने वाले अखबार को पढ़ रहा था। वो बेबसी की इंतहा पर था। इसका भांजा पहले चोर बना था, फिर डकैत और शायद अब जल्द ही वो कातिल बनने वाला था, और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। कुछ भी नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा था और वो बेबस था। रिजवान का डर सच साबित हुआ था। आज पूरे 2 महीने के बाद वो कातिल भी बन चुका था। वो नहीं जानता था कि इसके हाथों कत्ल कैसे हुआ था। पिछले दिनों राकाई ने बंदूक चलाना सिखा रहा था और आज डकैती के दौरान इसके हाथों इसका घर
का मालिक मारा गया था। वो जब डकैती के लिए घर के अंदर दाखिल हुए, तब वो आदमी बुरी तरह से एक औरत को बिस्तर पर डाले इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। राका डाकू ने कहा था कि इन्हें इनका काम करने दो। वो घर की मुलाज़िमा थी जिसके साथ वो ज़्यादती कर रहा था। राका डाकू का कहना था वो जो करता है इसे करने दो, हमारा इससे कोई तल्लुक नहीं है, यहाँ से माल निकालो और चलते बनो। वो जल्दी-जल्दी सारा माल निकाल कर वहाँ से निकलने लगे थे, लेकिन इस औरत के चीखों-पुकार ने इसके कदम जकड़ लिए थे। दिलदार ने ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ, वो एक झटके से इस आदमी को इस औरत के ऊपर से धक्का मारकर पीछे करता अगले ही लम्हे अपनी बंदूक की सारी गोलियां इसके सीने में चला गया था। ये कैसे हुआ था वो खुद भी नहीं जानता था। वो गुस्से से जैसे पागल हो रहा था। वो ऐसा कुछ करेगा वो जानता नहीं था, लेकिन वो औरत अगले ही लम्हे बिस्तर से अपना दुपट्टा उठाती इसके पैरों में गिर गई थी। वो कुछ सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था जब रागा ने गुस्से से इसे बालों से दबोचते हुए अपने साथ घसीटा था और फिर इसे लाकर यहाँ कबीले में पटक दिया। एक कत्ल इनके लिए बड़ा मसला बन सकता था, वो बच सकते थे। रागा ने कहने को वहां पर सबूत नहीं छोड़ा था, क्योंकि दिलदार जब से इसके साथ लगा था इसे बहुत फायदा हो रहा था। बड़े बड़े डकैत इसके आगे झुकने लगे थे, क्योंकि वो कोई आम डाकू नहीं था बल्कि डाकू दिलावर का बेटा था। इसकी नस्ल भी इसी काम पर लग चुकी थी। ये सोचकर बड़े से बड़े कबीला इसके आगे झुकने लगा था और ऐसे में वो दिलदार को कहीं फंसने नहीं देना चाहता था। आगे पीछे जितने भी इलाके थे इन सबको दिलदार के साथ अजीब सी इंसानियत थी, शायद दिलावर की वजह से। लेकिन जब से वो टिकेटी पर लगा था आगे पीछे से हर कोई राका डाकू के आगे झुकने लगा था और वो ये रोब दबदबा छोड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए इसे दिलदार हर कीमत पर सही सलामत चाहिए था। इसे कबीले में पटक कर वो इसे भूल चुका था, लेकिन जबकि वो नदी पर बैठा अब तक लरज रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसके हाथों कत्ल हो चुका है। बाला ने इसके हाथों को अपने हाथों में मजबूत हाथों में पकड़ लिया। मैं कातिल बन गया बाला, वो इसे देखते ही भरी भरी आवाज में बोला। तो बाला ने अगले ही लम्हे से थाम कर अपने सीने से लगा लिया था। वो इसके दुख को कम नहीं कर सकता था। जिस राह पर वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे, जिस राह पर इसका बाप इसे कभी भेजना ही नहीं चाहता था, वो इसी दलदल में धंस चुका था जहां से अब निकलने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की दिलदार, लेकिन इशम के इलाज के लिए पैसे कहीं से इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैंने इशम के लिए दरखास्त ना भेजी हो, लेकिन कहीं से भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये लोग ऐसे ही है गरीब मस्किनों को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले चोर डाकू ज़कात सदका तौर पर आके बेचते हैं और वो इन लोगों को तक नहीं पहुंचती जो इसके मस्तक होते हैं। कहने को करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन इलाज बहुत कम लोगों के होते हैं। ये लोग इन बच्चों को हक लूटते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको रकम मिल जाती है, वो भी 2-3 साल का प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद। कभी कभी एक साइन, कभी दूसरे साइन, यहाँ हकदार को ये साबित करते हुए सालों लग जाते हैं कि वो इस रकम का हकदार है। कितने लोग इलाज के इंतजार में मारे जाते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इस अस्पताल में नौकरी करते हुए मुझे 28 साल हो गए हैं और इस तरह का इलाज सिर्फ चंद एक लोगों का ही हुआ है, वो भी सालों इंतजार करने के बाद। आर्टिस्ट के सामने बैठा बोल रहा था, जबकि वो खामोशी से इसे सुनता और फिर बाहर निकल गया था। इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। ऐसे हजारों लोग थे जो इलाज के मुंतजर थे, जो मुस्तहक होने के बावजूद भी खामोश बैठे थे और ये लोग इन्हें लूट रहे थे, इन्हें बर्बाद कर रहे थे। एक इशम ही नहीं जाने कितनी इशम होंगी जो इस वक्त इलाज के मुंतजर होंगी। ना जाने कितने लोग होंगे जो इस तरह बेइलाज मौत मरते होंगे। वो अपनी सोचों समेत उठकर बाहर निकल आया था। इशम की तबीयत पिछले दिनों बहुत खराब हो रही थी। पहले से वजन गिर रहा था, लेकिन अब इसे खून की उल्टी आना शुरू हो चुकी थी, जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। वो बहुत बीमार होती जा रही थी और दिलदार कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं। 4 महीने गुजर चुके थे। रिजवान हर तरफ अपनी बेगुनाही के सबूत ढूंढ रहा था। इन्हें बेगुनाही की तो नहीं, हाँ, लेकिन इसे साबर हुसैन के खिलाफ सबूत मिलना शुरू हो चुके थे। इसने एक बहुत पुराने गुंडे के बारे में पता करवाया था। इसे पता चला था कि इस रात जब कबीले पर हमला हुआ तब ये आदमी भी इन लोगों में शामिल था। इसकी सारी तफसीलात निकालते हुए जब रिजवान इंस तक पहुंचा तो इसने इसे बताया कि साबर हुसैन ने इस पर लगे 3 रेप केसेस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, ताकि कोई इसके खिलाफ सबूत न दे सके। और अब वो एक आजाद जिंदगी जी रहा था। वो सिर्फ वही ही नहीं, बल्कि इस कबीले पर हमला करने वाले 80 से ज्यादा कैदियों को छोड़ दिया गया था। वो जानता था कि ये आदमी दोबारा इसके हाथ नहीं आएगा, इसीलिए इसने होशियारी से इस आदमी की वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, जिसमें इसने इस आदमी का बयान रिकॉर्ड करवाया लिया था। और अब वो ये सबूत लेकर आईजी के पास जाना चाहता था और कल ही शायद जाने का इरादा रखता था। बस बहुत हो चुका, इससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो ये इल्जाम खुद पर बहुत मुश्किल से जी रहा था। कल इसका इरादा अपनी बीवी को अपने साथ ही शहर लेकर जाने का था, क्योंकि वो बहुत बीमार थी और वो चाहता था कि वो एक दफा इसका शहर से चेकअप करवा ले। इसका तो आए दिन आना जाना था, लेकिन जब से वो यहाँ ट्रांसफर हुआ था इसकी बीवी बिल्कुल शहर की तरफ गई ही नहीं थी। तो हमको भी इसने यहीं पर स्कूल में दाखिल करवा दिया था। जाहिर बज़ाहिर तो इसके भाई ने इसके साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन वो इनके अंदर की नीतू का बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। कहने को तो इसके भाई ने इसे माफ़ी मांगकर ये भी कह दिया था कि वो ज़ाहिरा को बारे में किसी को कुछ ना बताए कि इसने ज़ाहिरा को एक डकैत के हाथों बेच दिया था। इसका दिल तो ना चाहा, लेकिन वो अपने इस भाई के खिलाफ कुछ नहीं कर सका था, क्योंकि वो 3 बेटियों का बाप था। इसने एक बेटी पर जुल्म किया था। अल्लाह ने इसे 3 बेटियां दी थी। बेशक वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला था। इसने अपनी बहन का मामला खुदा पर छोड़ दिया था, जबकि आजकल वो अपने मसलों में बुरी तरह से उलझा हुआ था। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये रिजवान के पास सबूत कहाँ से आए और वो आदमी इसके हाथ कैसे लग गया? मैं बहुत बुरी तरीके से फंस जाऊंगा। मैं किसी भी तरह गलती नहीं कर सकता। अगर रिजवान ने वो बहुत सारे सबूत आईजी के पास पहुंचा दिए तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। कामरान अंदर दाखिल होते हुए इसे बताने लगा था कि इसका वो आदमी जिसे लेकर वो कबीले में गए थे वो पकड़ा जा चुका है और रिजवान के हाथ लगते हुए इसने इसके खिलाफ सबूत भी रिजवान के हवाले कर दिए थे। ये बातें सुनकर साबर हुसैन की हालत खराब होने लगी थी। इसका प्रमोशन हो रहा था, इसे इतना पैसा मिल चुका था, हर चीज तबाह हो सकती थी। इस पर बहुत बड़ा केस बन सकता था। कहाँ है इस वक्त वो कामरान? मुझे बताओ, हमें इसे शहर जाने से रोकना होगा। हमें नहीं, आपको। मेरा आपसे कोई तलक नहीं है। कितने मतलबी निकले आप। हर काम मैंने और आपने दोनों ने मिलकर किया, लेकिन प्रमोशन और पैसे सिर्फ आपको मिल रहा है और अब मैं आपको मेरी मदद चाहिए। इस आदमी ने सबूत सिर्फ आपके खिलाफ दिए हैं।
मेरे खिलाफ नहीं, मैं तो आसाद जाऊंगा, वो पुरसुकून अंदाज में बोला। कमरान, मैंने कहा ना, तुम्हें भी फायदा होगा। एक दफा मैं आईजी लग गया तो हर चीज मेरे हाथ में आ जाएगी। तुम क्यों परेशान होते हो? तुम्हें मैं डीएसपी बना दूंगा। वो उसे देखते हुए लालच देने लगा, जबकि कामरान अब इसके लालच में आने को तैयार ही नहीं था। जब किसी मिन्नतें तरले करने के बाद जब वो ना माना तो साबर हुसैन खुद ही उठकर बाहर निकल गया था। इसे कहीं भी किसी भी हाल में रिजवान को रोकना था। कामरान ना सही, लेकिन इसके बहुत सारे गुंडे आज भी इसके एक इशारे पर मुंतजर थे। चलो निकलो डकैती पर। दिलदार, जल्दी आओ, वक्त नहीं है हमारे पास। आज हमने जहाँ डकैती करने जाना है वो बहुत बड़ा अड्डा है, बहुत पैसा हाथ आएगा। वो दरवाजे पर जोर से दस्तक देते हुए दिलदार को बुला रहा था। इसम की चारपाई के पास बैठा हुआ इसका सर दबा रहा था, क्योंकि इसके सर में शदीद किस्म की तकलीफ उठ रही थी। इसम की तबीयत ठीक नहीं है सरदार, मैं नहीं आ रहा आज। वो बाहर निकले बगैर बोला तो अगले ही लम्हे रागा अंदर दाखिल हो गया था। अरे अरे, मेरे बच्चे का क्या हो गया है? इशम को ठीक हो जाएगी, मैं किसी को छोड़ देता हूँ इसके साथ। तुम चलो, आज बहुत बड़ा हाल मारेंगे। वो बहुत प्यार से इसे बोला था, जबकि जब से दिलदार के हाथ में बंदूक आई थी वो किसी का लिहाज नहीं रखता था। और फिर रागा डाकू को दिलदार का ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ अपने काम में चाहिए था, इसीलिए आजकल इसका लहजा इसके साथ बहुत नरम होता जा रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? मैं नहीं आ रहा तुम्हारे साथ, मेरी बहन की तबीयत खराब है, बाला को ले जाओ। वो कहते हुए दोबारा से इशम की तरफ मुतवज्जो है। अरे, इसकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब लग रही है, मेरे ख्याल में इसे अस्पताल लेकर चलना चाहिए। इसलिए इस तरह तो वो ज्यादा बीमार पड़ जाएगी। वो हमदर्दी जताने लगा, जबकि इसके दिखावे की हमदर्दी कम से कम दिलावर को नहीं चाहिए थी। अस्पताल बहुत दूर है, इतनी रात को लेकर जाऊंगा कैसे इसे? और फिर डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज तब तक मुमकिन नहीं जब तक रकम जमा ना हो जाए। इतनी बड़ी रकम में नहीं दे सकता। वो थक हार कर अपनी बेबसी बयान करने लगा था। अपनी बहन की गिरती हालत इसके सामने थी और वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अरे मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, चल इसे साथ लेकर चलते हैं। आज डकैती पर जाना है, बहुत जरूरी है। आज नाका नहीं कर सकते, इसकी गाड़ी को छुपा देंगे। वापसी पर तू इसे लेकर शहर के लिए निकल जाना और हम लोग कबीले में वापस आ जाएंगे। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल चल, टाइम नहीं है, मैंने कुछ पैसे जमा करवा रखे हैं इशम के लिए। मैं सोच रहा हूँ तुम वो पैसे इसके इलाज के लिए इस्तेमाल कर लेना। तकरीबन 20-22 लाख होगा मेरे पास है, टाइम नहीं है, फिलहाल हम चलते हैं, जल्दी आजा। इसे कहते हुए बाहर निकला था, जबकि दिलदार ने एक नजर इशम को देखा तो इसी से उठते हुए इसे भी उठाने लगा। 20-22 लाख से ज्यादा कुछ ना सही, लेकिन इसकी बहन का इलाज शुरू हो सकता था। रागा इतना अच्छा तो ना था कि वो इस पर एतबार करता, लेकिन इस वक्त वो किसी पर भी एतबार कर सकता था। वो जितनी ज्यादा बीमार हो रही थी, दिलदार इतना ही परेशान होने लगा था। अपने माँ बाप की जाने के बाद वो अपनी बहन को भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन अब तो इसकी बहन ने इससे बातें करना भी छोड़ दिया था। वो बहुत कम बोलती थी, बल्कि बहुत कम होश में आती थी। डॉक्टर ने जो दवाई इस्तेमाल करने के लिए दी थी, इस वजह से वो ज्यादातर बेहोश ही रहती थी। वो इसे आहिस्ता से उठाकर अपने कंधे पर डालता गाड़ी की तरफ बढ़ा था। वो दोनों मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। एक तो सायरा की तबीयत पहले ही बहुत ज्यादा खराब थी, ऊपर से मोटरसाइकिल का सफर इसके लिए और इसके होने वाले बच्चे के लिए काफी खतरनाक था। ये इसकी 6 माह प्रेगनेंसी थी, जिसमें डॉक्टर ने बहुत ज्यादा एहतियात बताई थी, लेकिन मसला ये था कि इसके अलावा रिजवान के पास और कोई सवारी नहीं थी। और फिर इसे सायरा अस्पताल छोड़कर खुद आईजी के पास आ जाना था, जहाँ इसे अपनी बेगुनाही के सबूत देने थे। वो सारे सबूत इकट्ठे किया जा रहा था, जब अचानक ही इसके सामने से बड़ा सा एक ट्रक आया था, वो जो तेजी से इसके करीब से गुजरा। सायरा तो बौखला कर रह गई। रिजवान, लगता है ये आदमी नशे में है, कैसे ट्रक चला रहा है? अब एक्सीडेंट हो जाता। सायरा घबरा कर बोली, जबकि वो इसे हौसला देता मोटरसाइकिल मजीद आगे बढ़ा रहा था, जब आगे से एक साथ 2 ट्रक आने लगे थे। वो इन दोनों से बचते हुए आगे निकलना चाहता था, जब इसने आगे से आती पुलिस की गाड़ी देखी नहीं थी, लेकिन खुद को बचाने की कोशिश में इसने साबर को देखा था, जो फुल स्पीड में इसकी मोटरसाइकिल को ठोकर मारता हुआ निकल गया था। वो मोटरसाइकिल संभालने की कोशिश में नाकाम होते हुए पीछे की तरफ गिरती सारा को सहारा देने लगा। जब अचानक ही एक जोरदार ट्रक जब अचानक ही एक ट्रक जोरदार तरीके से इनसे टकराया था। रिजवान दूर जाकर गिरा, जबकि सायरा पीछे की तरफ से आते हुए तेज ट्रक के नीचे आई थी। इसकी चीखें बुलंद हुई, जबकि रिजवान जो इसकी तरफ बढ़ना चाहता था, साबर हुसैन की गाड़ी ने इसे अपने टायर के नीचे कुचल दिया था। और फिर तेजी से निकलते हुए वो इसके पास आता इसके करीब से सारे फाइल्स और ऑडियो वीडियोस रिकॉर्डिंग उठाने लगा था। रिजवान जख्मों से चूर सड़क की दूसरी तरफ पड़ा था, जबकि साबर ने एक नजर सामने से आते ट्रक को देखा था और फिर इस के ड्राइवर को इशारा करते हुए खुद अपनी पुलिस की जीप में सवार होता वहां से निकलता चला गया था। रिजवान की मौत के साथ इसने अपने खिलाफ मौजूद सारे सबूत भी मिटा दिए थे। साबर, बहुत बड़ी डकैती हो गई है गांव में। डकैत कबीले के तकरीबन सारे ही डाकू इस वक्त इस अड्डे पर मौजूद हैं। आप जल्दी से यहाँ पहुंचे, मैं बाहर हूँ, जबकि ये लोग अंदर बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। वो रिजवान का काम तमाम करते हुए अपने खिलाफ मौजूद सारे सबूतों को जड़ से मिटा रहा था, जब इसके मोबाइल पर कॉल आई थी। मैंने तुम्हें क्या कहा था, इन डाकुओं को अपना काम करने दो, जब बाद में केस बनेगा तब देखा जाएगा। क्यों बेकार में अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो? वो शराब की बोतल को अपने लब्बों से लगाते हुए सामने मौजूद आग की तरफ देख रहा था, जिसमें इसके खिलाफ सारे सबूत जल रहे थे। थोड़ी देर पहले से एक और कॉल भी आई थी, जिसमें पता चला था कि शहर जाती सड़क के बीचों बीच कांस्टेबल रिजवान और उसकी बीवी की लाश मिली है। अभी तो इसने ठीक से जश्न भी नहीं मनाया था कि बीच में एक और कॉल आ गई थी। इस वक्त इसका हरगिज कोई इरादा नहीं था कोई भी काम करने का। सर, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त यहाँ सारे डाकू मौजूद हैं, आप इन्हें अगर गिरफ्तार कर लीजिए। ये वैसे भी आपकी प्रमोशन की बात चल रही है, और इतने दिनों से आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे साबित हो सके कि आप कुछ कर रहे हैं। पिछले 4 महीनों में जो केसेस हल हुए हैं वो सारे कांस्टेबल रिजवान की वजह से हुए। ऐसा सुनने में आया है। बेहतर है कि आप यहाँ आकर डकैत कबीले वालों को गिरफ्तार कर लीजिए, तभी आपका नाम कहीं पर बोलेगा। ये ग्रोह एक बार
फिर से सर उठाने लगा और ये इलाका आपका है, भूले मत आप अपनी प्रमोशन पर खुद ही ठप्पा लगा रहे हैं। दूसरी तरफ मौजूद कामरान ने समझाते हुए बोला था, जबकि इसकी दफा कामरान की बात ठीक लगी थी। कामरान ने इसका साथ देने से बेशक इनकार कर दिया था, लेकिन वो इसकी गुड लिस्ट से हटना नहीं चाहता था। आखिर इंस्पेक्टर साहब इसके काम आने वाला था। हर चीज इसके अंदर होने की वजह से वो हर चीज को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन फिर भी इसके पास सबूत नहीं था कि पिछले 4 महीनों में वो सारे केसेस इसी ने हल किए हैं। इसीलिए इसने डकैत कबीले के डाकुओं को गिरफ्तार करने का प्लान बना लिया था। वैसे भी वो नहीं चाहता था कि रिजवान के केस में कहीं पर भी इसका नाम आए। भाई मुझे कौन सी बीमारी है? क्या मैं जिंदा नहीं बचूंगी? बस किसी ने पर सर रखे हुए से पूछ रही थी, जबकि गाड़ी पूरी स्पीड में आगे जा रही थी। गाड़ी में बाला दिलदार के अलावा राका डाकू का एक ड्राइवर आदमी भी था, जबकि राका डाकू अगली सीट पर बैठा हुआ था। कुछ नहीं होगा ईशम, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। देखना मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, मैं तेरा इलाज करवाऊंगा। वो नरमी से इसका माथा चूमते हुए बोला, नहीं मुझे पता है मैं नहीं बचूंगी, मैं मर जाऊंगी क्योंकि मेरे पास मैं मर जाऊँगी क्योंकि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, तुम्हें पैसे जमा करने में बहुत वक़्त लगेगा, तब तक मैं मर जाऊँगी। लेकिन किसी और को मत मरने देना, तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास पापा की तरह बहुत सारे पैसे आ जाएँगे। जितने भी लोग इस बीमारी से मरते हैं ना, तुम इन्हें मरने मत देना। तुम सबकी जान बचाना, तुम्हें मेरी कसम है भाई, मेरे अलावा और कोई नहीं मरना चाहिए इस बीमारी से। वो इसके सीने पर सर रखे हुए बोल रही थी, जबकि इतनी सी उम्र में इसकी इतनी बड़ी-बड़ी बातें सुनकर दिलदार और बाला दोनों घबरा गए थे। मैं किसी को कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं होने दूँगा, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊँगा। वो प्यार से इसका माथा चूमते हुए बोल रहा था, जबकि इसके सीने से लगी वो आहिस्ता-आहिस्ता नींद में जा रही थी। ईशम यहाँ अकेली कैसे बैठेगी? सरदार इसे अंदर लेकर जाएँगे क्या? वो अड्डे के बाहर गाड़ियाँ रुकते देखकर इससे पूछने लगा, अरे पागल है क्या? वो तो सो रही है, इसे यहीं गाड़ी में लिटा दे, दवाओं की वजह से इसे होश आता कहाँ है? वापसी पर तो इसे लेकर शहर के लिए निकल जाना और हम लोग कबीले में वापस आ जाएँगे। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चल, चल टाइम नहीं है। वो कहते हुए तेज़ी से गाड़ी से निकला, जबकि वो इसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते हुए इस पर अपनी गर्म चादर बिछाकर बाहर निकल चुका था। लेकिन अंदर एक खौफ सा था, ऐसा खौफ जो इसे झंझोड़ रहा था। आजा मेरे बच्चे, वक़्त नहीं है, जल्दी काम करना है। अड्डे पर बहुत माल है और ये सारा माल तेरी बहन के इलाज के लिए खर्च होगा। आजा। वो दिलदार को देखते हुए बोला था, जबकि इसकी बात पे जैसे यकीन नहीं कर पाया था। रागा अपनी डकैती के पैसे इसकी बहन के इलाज के लिए दे रहा था। ये कोई छोटी-सी बात तो ना थी, वो तेज़ी से इसके पीछे आया था। साबर नशे में दूत अड्डे के बाहर पहुंचा था, जहां पर डकैत कबीले के सारे ही डाकू अपनी डकैती में मसरूफ थे। आप नशे में हैं, आपने शराब पी रखी है। कामरान इसे देखते हुए बोला था, सवाल करने का हक मैं रखता हूँ। कामरान तुम अपना काम करो, तुम लोग अड्डे के पीछे की तरफ से जाओ, मैं यहाँ पर नजर रखता हूँ कि कौन-कौन बाहर निकलता है। इसने वहां मौजूद 8 से 9 पुलिस वालों की तादाद गिनते हुए इससे कहा था, जबकि इसके हुक्म पर कमरान ने फौरन ही अपने साथी सिपाहियों को अड्डे के पीछे की तरफ चलने का हुक्म दिया था, जबकि वो खुद ही वही गाड़ी के साइड पर डेक लगाते हुए आराम से बैठ गया था। इसे बस ये साबित करना था कि जब रिजवान का कत्ल हुआ तब वो अपनी ड्यूटी पर था, वरना इसके यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। बल्कि ये काम करने के बाद इसका इरादा किसी रंगीन एरिया में जाने का था, ताकि अपनी रात को रंगीन कर सके। वरना इसकी बीवी तो 3 महीने से रुक कर मैके बैठी हुई थी। इसकी रंगीन तबीयत की वजह से इस वक्त इसे एक औरत की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही थी, जो वो यहाँ से जाते हुए पूरी करने वाला था। वो नशे में दूध गाड़ी के साथ आकर बैठा, जब इसे अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई थी। इसने हैरत से उठकर गाड़ी के अंदर मौजूद इस छोटी-सी बच्ची को देखा था, जो काफ़ी लागर और बीमार सी लग रही थी। ये बच्ची कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, वो हरगिज़ नहीं जानता था। हाँ, लेकिन इसके अंदर का दरिंदा सर उठाते हुए इसे एक औरत और एक बच्ची का फ़र्क भुलाने पर मजबूर ज़रूर कर रहा था। वो नशे में दूध गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए ईशम के नज़दीक आकर बैठ गया। भाई दर्द है। वो अंधेरे में इसके इतने करीब आकर बैठा तो ईशम को यही लगा कि शायद इसका भाई वापस आ गया है। इस वक़्त वो तकलीफ से बुरी हालत में थी, जबकि एक झटके से इसे बाजू से पकड़कर अपने करीब करता अपनी हैवानियत की तहरीर लिखता चला गया था। एक मासूम से फूल को रौंद कर भी इसकी हैवानियत को सुकून ना मिला, लेकिन वो उसकी बेजान होते वजूद को महसूस करके तेजी से गाड़ी से निकल रहा था, जब इसे सामने अड्डे से डाकू निकलते हुए महसूस हुए। इसके हाथों में टॉर्च थी। वो तेजी से अपनी गाड़ियों की तरफ आ रहे थे, जबकि साबर अगले ही लम्हे गाड़ी से निकलता बाहर की तरफ भागा था। अगर वो यहाँ पकड़ा जाता तो इसके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता था। वो एक 6 साल की बच्ची के साथ ज्यादती कर चुका था और वो बच्ची मर भी चुकी थी। इसे इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता था। 13-14 साल का वो लड़का जो इसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था, यकीनन दिलदार ही था, यानी कि दिलावर का बेटा। वैसे देखते ही आगे की तरफ भागने लगा था, जबकि दिलदार गाड़ी के पास आता एक नजर इसे भागते हुए देखकर गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल चुका था, लेकिन सामने के मंजर ने जैसे इसकी रूह जिस्म से खींच ली थी। इसके पीछे आते बालक को तो लगा जैसे वो कोई भयानक खौफ देख रहा है। इसने दिलदार के कंधे पर हाथ रखना चाहा, जबकि वो नफी में सर हिलाता अगले ही लम्हे जंगल की तरफ भागा था, जहां से साबर भागते हुए वहां से निकला था। दिलदार ने अपनी लोडेड बंदूक में मौजूद सारी गोलियां जंगल की तरफ चलाई थी। एक गोली इसके पैर पर लगी थी, वो अगले ही लम्हे चिल्लाते हुए जमीन पर गिरा था, जबकि दिलदार इसके पास आता अपनी खाली बंदूक से मजीद कोई गोली चलाने की कोशिश में नाकाम होता, पर अपने मोजे से चाकू निकालते हुए इसके सीने में घूमता चला गया था। वो छोटा बच्चा जरूर था, लेकिन पिछले 4-5 महीनों में कबीले में होने वाली हर हरकत को देख रहा था, नोट कर रहा था। वो हर चीज़ को समझ चुका था। छोटी सी उम्र में वो बहुत बड़ा हो चुका था। वो हवस, दरिंदगी, हर चीज़ से वाकिफ हो चुका था। यही वजह थी कि अपनी बहन की हालत देखते ही वो समझ चुका था कि इसके साथ क्या हुआ है। जंगल में सिर्फ और सिर्फ साबर की चीखें गूंज रही थी, जबकि रागा तेजी से इसके पीछे आते हुए इसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा था। इसके बाकी आदमी भी इसे कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन इसके बगैर वो किसी के हाथ आने को तैयार ही नहीं था। इसकी आंखों में वहशत थी, जुनून था। वो सिर्फ और सिर्फ साबर को कत्ल करना चाहता था, जो इसे अपना आप छुड़वाते गोली लगे पैर और सीने पर न जाने कितने चाकुओं के आवाज समेत जंगल में भागता चला गया था।
इसकी बहन की लाश कबीले के बीचों बीच रखी थी। सब इसका जनाजा पढ़ रहे थे, जबकि वो खामोश नजरों से बस इसके बेजान वजूद को देख रहा था। पाला ने तो रो रो कर अपनी हालत खराब कर ली थी। वो अपना दर्द, अपना काम अपने आंसू में बहा रहा था, जबकि दिलदार की आंखों में सिर्फ जुनून था, वहशत थी, सब कुछ तबाह करने की चाहत थी। रागा इसे समझा समझा कर थक चुका था कि साबर हुसैन मर चुका है, लेकिन वो इस बात को कबूल करने को तैयार ही नहीं था। इसका बस एक सवाल था कि साबर हुसैन कौन से अस्पताल में पड़ा है। वो खुद उसे मारने के लिए जाएगा। वो उसकी मासूम बहन की आबरू रोन चुका था। इसने 6 साल की मासूम बच्ची को तबाह कर दिया था, जो खुद जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। वो किसी के सामने रोता नहीं था, वो आज भी किसी के सामने नहीं रोया था। नदी पर जाकर इसने अपने अंदर का गुबार चीखों की सूरत निकाला था और इसकी चीखें पूरे कबीले के पहाड़ों में गूंजी थी। इसकी बहन का कातिल जिंदा था, इसके अलावा और वो कुछ भी नहीं चाहता था और ना ही वो कुछ जानना चाहता था। गुजरता वक्त इसे दरिंदा बना रहा था। इसने परवाह करना छोड़ दिया था। इसके सामने जो भी आता वो इसे भून कर रख देता। इस इंसानों पर तो दूर, अपनी बंदूक पर भी तरस नहीं आता था। इसने अपनी बहन से वादा किया था कि इस बीमारी से लड़ते हर इंसान की जान बचाएगा। इसकी बहन के अलावा कोई नहीं मरेगा और वो अपना वादा निभाने की कोशिश कर रहा था। इसने रागा डाकू की सुनना छोड़ दी थी, वो अपनी कर रहा था, जबकि रागा डाकू को पहले तो इसे इसके हाल पर छोड़ चुका था, लेकिन अब जो इसके हाथों से बाहर निकला तो वापस इसके हाथ पर आने को तैयार ही नहीं था। सौभागी और सरकश हो चुका था। आज वो अपने मर्जी से कबीले से निकला तो इसकी वापसी पर रागा डाकू ने एक दफा फिर से चाबक उठा लिया, लेकिन इससे पहले कि वो इस पर कोई वार करता, दिलदार ने इसे चाबक छीनकर इसी की बुरी हालत कर दी थी। इसने बिना इसकी परवाह किए इसे सर से पैर तक रुई की तरह धनक रख दिया था और साफ अल्फाज में कह दिया था कि इसके बाद अगर इसने इस पर या बाला पर हाथ उठाए तो वो इसकी चमड़ी उधेड़ देगा। यहाँ तक कि इसने तो ये भी कह दिया था कि ये कबीला इसका है और उस कबीले का सरदार भी वही बनेगा। लेकिन मसला ये था कि वो अभी छोटा बच्चा था, कोई इसे सरदार बनाने को तैयार ही नहीं था। इसलिए इसने रागा को अब तक सरदार के ओहदे से हटाया नहीं था। ये पता लगती कि वो इस पर अपना ही हुक्म चला रहा था। आजकल वो सिर्फ और सिर्फ साबर हुसैन की तलाश में लगा हुआ था। इसे पता चल चुका था कि वह शहर के किसी अस्पताल में कोमा में पड़ा है। पिछले 6 महीने से वो दिन रात ढूंढ रहा था इसे, लेकिन इसका मिलना तो दूर की बात, इसका नामो निशान तक नहीं लग रहा था और वो इसे ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वो कोई अस्पताल नहीं छोड़ रहा था। शहर तो क्या, आगे पीछे के इलाकों में जितने भी अस्पताल थे वो साबर का पता कर रहा था, लेकिन साबर तो ऐसे गायब हुआ था जैसे इसका कोई नामो निशान ही ना हो। वो इसे नहीं मिल रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और गुजरते वक्त के साथ साबर हुसैन का नामो निशान मिटने लगा था। सबका कहना था कि वो मर चुका है, लेकिन इसे यकीन था कि वो जिंदा है, क्योंकि वो इतनी आसान मौत नहीं मर सकता था। वो इसकी मौत भयानक करना चाहता था। 18 साल का होते ही इसने सबसे पहले राका डाकू को कबीले से हटवाया था। वो कबीले को अपने मुताबिक चलाने लगा था। हर तरह की बेहयाई और रागा की हुकूमत को पैरों तले रौंदते हुए इसने खुद सरदार की कुर्सी संभाल ली थी, जबकि राका डाकू को कानून के साथ मिलकर इसने जेल की 4 दीवारों के अंदर फेंकवा दिया था। वो जानता था इसकी एक बेटी भी है, खानदान भी है। वो मिलने भी जाता था, लेकिन इसने कभी इस चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। इसे सिर्फ इस बात में दिलचस्पी थी कि इसे हाथ बेचने वाला कौन था, लेकिन राका डाकू इसे छुपा कर रखता था ताकि वो जान ना सके कि इसका हमराज कौन है। लेकिन जब राका डाकू जेल में था, जब इसने एक और खत मिला था जिसमें इसकी बेटी का जिक्र था, इसे कुछ भी नहीं पता था सिवाय इसके कि ये हाथ बेचने वाला साबर हुसैन था। इस पर कोई पता नहीं लिखा था और इस दिन से राका के साथ इसकी एक और दुश्मनी शुरू हो चुकी थी। वो जानता था सबर कहाँ है, इसकी बहन का कातिल कहाँ है, लेकिन इसने इसे ना बताकर खुद अपने साथ दुश्मनी कर ली थी। और ये दुश्मनी तो वो ता क़यामत निभाने वाला था। साबर हुसैन के साथ इसकी नफरत की इंतहा क्या थी, राका डाकू बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो जेल से आजाद होना ही नहीं चाहता था। लेकिन सरदार लम्हा लम्हा इसका इंतजार कर रहा था। वो इसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। राका डाकू की सांसें तब तक चल रही थी जब तक इसे साबर हुसैन का पता न मिल जाए। वो जानता था जिस दिन इसे पता चल गया साबर हुसैन कहाँ है, वो इसे जान से मार डालेगा। वो मौत के बिल्कुल करीब लाकर इसे जिंदा छोड़ देता था। रिजवान की मौत के 3 साल बाद ही इसे पता चल चुका था कि रिजवान बेकसूर था। रिजवान ने कबीले पर हमला नहीं करवाया था, बल्कि कबीले पर हमला करवाने वाला साबर हुसैन ही था। हर चीज इसकी प्लानिंग थी, जिसका इल्जाम इसके मामू पर लगाया गया था। वो अपने मामू के कातिल को अपने हाथों से सजा देना चाहता था। वो सिर्फ इसका मुजरिम नहीं था, वो इसकी दुआम का भी मुजरिम था, जिसे इसने यतीम किया था। इसने दुआम को बहुत ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तकरीबन 4 साल पहले इसे पता चला था कि इसके मामू की बेटी अपने सुतेले ताया के साथ रहती है। वो कभी इसकी राह में नहीं आया था, लेकिन एक दिन अचानक से हुई मुलाकात में इसे पहचान किया था। और ये भी हकीकत थी कि वो पहली नजर की मोहब्बत का शिकार हुआ था। दुआम की पहली ही झलक इसके दिल में आ बसी थी। बस में इसे देखते ही इसका दिल इसके लिए बेकरार हो उठा था, जिसे हासिल करने के लिए वो तरफ उठा था। इसने बहुत इंतजार किया था दुआम के बालक होने तक का, और फिर वो जैसे ही शादी के काबिल हुई वो इसे अपने पास ले आया था। और ये हकीकत थी कि वो इन रिश्ते खोने वो इत- और ये हकीकत थी कि इतने रिश्तों के खोने के बाद इसके पास बाला और दुआम के अलावा और कुछ भी नहीं था, और वो इनके लिए किसी की भी जान ले सकता था, अपनी जान दे भी सकता था। राका जानता था कि ये दोनों इसकी दुखती रग हैं, जिस पर हाथ रखकर वो इसे बुलबुलाने पर मजबूर कर चुका था। दुआम को कत्ल करके वो दिलदार को तबाह और बर्बाद कर देना चाहता था, जबकि दिलदार तो अपने साथ हुई इसकी तरफ से हर ज्यादती को नजरअंदाज कर चुका था। हाँ, वो इसे माफ कर चुका था, क्योंकि वो साबर के अलावा और किसी का दुश्मन नहीं बनना चाहता था। लेकिन राका खुद आगे इसका दुश्मन बनता था, और इस दफा जो इसने किया था इसका दुश्मन नहीं बन गया था, बल्कि वो अपनी मौत को आवाज दे चुका था। लेकिन वो इसे आसान मौत नहीं मारने वाला था। जब तक वो साबर हुसैन को लाकर इसके सामने न खड़ा कर दे, तब तक इसे मौत भी नहीं आने वाली थी। सरदार इसके साथ लेटा इसके गिद्ध अपने बाजू फैलाए हुए था, जबकि दुआम खामोशी से शायद को देखती इसकी बातें सुन रही थी। आज वो इसे कुछ नहीं छुपा रहा था, सब कुछ बता रहा था, अपना हर दर्द खोलकर इसके सामने रख रहा था। वो खामोशी से शायद को तकती इसकी बातें सुन रही थी। दिलदार ने इसके बाप पर यकीन नहीं किया था, इस बात ने इसे तकलीफ दी थी, लेकिन वो खुद तकलीफ में था। वक्त और हालात ऐसे थे कि वो
कि वो इस वक़्त किसी पर यकीन नहीं कर सकता था। हालाँकि साबिर हुसैन सिर्फ़ इसकी बहन का नहीं, बल्कि इसके माँ-बाप का भी खतरा था। ये सोचकर इसे बिना देखे इस शख्स से नफ़रत होने लगी थी। वो अपने दिल का तमाम तर गुबार निकाल कर इसके चेहरे को देख रहा था। तो हमने आहिस्ता से नज़रें इसकी तरफ की तो इसके लबों पर दर्द से भरपूर मुस्कुराहट सजी थी। "डाकू जी, मुझे अपने सीने से लगाएँ, मैं सोना चाहती हूँ।" वो इसे देखते हुए बोली तो दिलदार ने नफ़ी में सर हिलाने की कोशिश की थी। वो तकलीफ़ में थी और इस तकलीफ़ की मज़ीद वजह नहीं बनना चाहता था, तो इसे लिपट कर सोने की बात कर रही थी। इससे इसकी तकलीफ़ हो सकती थी, लेकिन इसकी आँखों में नाराज़गी देखकर वो आहिस्ता से इसे थाम कर खुद के साथ लपेट गया था। जबकि अपनी ज़िद पूरी करके इसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। "बहुत ज़िद्दी होती जा रही हो मेरा सोना मुखड़ा।" वो इसकी गर्दन पर अपनी ठंडी उँगलियों का लम्स छोड़ रही थी, जब आहिस्ता से इसके हाथ को थाम कर अपने लबों से लगाते हुए बोला, लेकिन आगे से तो आम की खिलखिलाती हँसी से फिर से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। "या अल्लाह! अब दुआम कैसी है? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने पहले फ़ोन करके क्यों नहीं बताया?" रबाब फ़ोन कान से लगाए बेला से बात कर रही थी जब कमरे में रेहान दाखिल हुआ। "हाँ भाभी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी सीरियस सिचुएशन हो गई थी कि मुझे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। बस अचानक से बाद में कबीले में आया और इसने दुआम पर हमला कर दिया। दुआम की हालत इस कदर ख़राब हो गई थी, इतना खून ज़ाया हो गया था। शुक्र है बाला का खून इसके साथ मैच कर गया, वरना मुझे तो इतनी ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। बेला, तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, बल्कि मुझे तुम पर फ़ख्र है कि ऐसी सिचुएशन को तुमने हैंडल कर लिया। अब दुआम कैसी है?" वो इसे सब कुछ बता रही थी, जबकि रबाब दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करती इसे मज़ीद पूछने लगी, "माशाअल्लाह भाभी, अब तो वो दुआम काफ़ी बेहतर है। यहाँ तक कि खूब अपने डाकू जी से ज़िद भी लगा रही है।" नीचे कमरे में सुकून नहीं था, तो ज़बरदस्ती दादाभाई के साथ ऊपर कमरे में चली गई। "बस अभी हम इसे खाना खिलाकर आए हैं। सुबह मैं फ़ोन पर तुम्हारी इसके साथ बात भी करवा दूँगी।" वो मज़ीद इसे बताने लगी, जबकि रुबाब इसके साथ बातें करने में मसरूफ़ थी। रियान को देख रही थी, जो बिल्कुल खामोशी से आकर बेड पर बैठा अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था। आजकल वो इससे बात नहीं कर रहा था। रुबाब इससे बात करने की कोशिश करती तो वो हाँ, हूँ में जवाब देता। वो इससे सख्त खफ़ा था। गुस्से की वजह भी वही थी। इसने इसके साथ अपनी प्रेगनेंसी वाली बात शेयर क्यों नहीं की? वो इसे मना कर थक चुकी थी, लेकिन रियान की नाराज़गी चूँकि तो थी। रियान का कहना था कि इससे ये बात छुपा कर रुबाब ने इसका हक़ छीना है। वो इतनी बड़ी बात छुपाने का हक़ नहीं रखती थी, जबकि रुबाब भी इस बात को समझ रही थी। लेकिन ये सबके पीछे जो वजह वो करार दे रही थी, रियान के सामने वो वजह कोई अहमियत ही ना रखती थी। "अच्छा ये छोड़ो, ये बताओ कि बाला भैया तुम्हारे साथ कैसे हैं? मेरा मतलब है वो ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हैं? तुम्हारा ख़्याल तो रखते हैं और तुम अपनी जॉब दोबारा कब शुरू करोगी भी या नहीं?" वो इससे मज़ीद बातें करने लगी थी। "गुस्सा करके दिखाए ज़रा मुझ पर गुस्सा, दाँत नहीं तोड़ दूँगी इसके। आया बड़ा डाकू, डाकू होगा कबीले का। मेरे सामने इन सब बातों की कोई वैल्यू नहीं। मैं डॉक्टर बेला अकरम हूँ, किसी के गुस्से को अहमियत नहीं देती, ये तो तुम जानती ही हो।" वो बड़े मज़े से बेड पर फैलकर बैठी थी, जब अचानक ही वो खाने की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो अगले ही लम्हे सीधी हुई थी। इसे उम्मीद ना था कि वो यूँ अचानक से आ जाएगा, इसलिए वो हड़बड़ा सी गई थी। "इज़ी आराम से बात कर लो, क्या हो गया है?" इसके अचानक उठने पर बाला हल्का सा मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर लगाने लगा। "हाँ, तुम आराम से बात कर रही थी। हाँ, तो आराम से बात कर रही थी। तुम अपना काम करो, मुझे क्यों सुना रहे हो? ये बदतमीज़ी होती है किसी दूसरे की बातें सुना।" वो अपनी बुखलाहट पर काबू पाते हुए बोली थी, जबकि रुबाब इसकी बातें सुनकर हैरान हुई थी। "मैंने कब तुम्हारी बातें सुनी? तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तो ये भी नहीं जानता। मैं तो बस तुमसे ये कहने आया था कि आओ खाना खाते हैं। तुमने अभी सुबह से कुछ नहीं खाया।" सरदार की तो बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो खाना खाने के लिए राज़ी नहीं हुआ। "एटलीस्ट तुम तो खा लो।" वो इसे देखते हुए खाना टेबल पर लगा चुका था। "हाँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। भाभी, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ, बल्कि फ़ोन सुबह करूँगी। तुम अपना बेबी का और भाई का बहुत ख़्याल रखना।" वैसे अलविदा ही कलाम कहते हुए फ़ोन रखने लगी। जबकि रुबाब भी फ़ोन बंद करते हुए रेहान की तरफ मुतवज्जो हुई थी, जो पूरी तरह से अपने मोबाइल में मसरूफ़ था। "रेहान, आपको पता है वो आदमी जो हमारे घर में आया था, जिसका एक बाज़ू नहीं था, आज जिसने कबीले पर हमला किया, और दुआम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि इसने दुआम को जान से मारने की कोशिश की है। वो तो अल्लाह पाक का करम है कि दिलदार भाई वहाँ पहुँच गए और उन्होंने दुआम को बचा लिया। ना जाने आज क्या हो जाता। बेला मुझे इसी के बारे में बता रही थी। मुझे तो सुनकर ही इतना खौफ़ आया। आपको पता है इसने दुआम का सर पत्थर पर मारा था। इतना ही नहीं, बल्कि इसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की।" वो इसके पास आकर बेड पर बैठते हुए कहने लगी, "अल्लाह पाक खैर करे। तुम इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान मत दो। ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है और बेहतर होगा कि अपना ख्याल थोड़ा रखो। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में ठंडी हवाएँ चलती हैं। वहाँ बाहर ये नेट का दुपट्टा लेकर बैठी हुई थी। तुम कम से कम अपना नहीं तो हमारे बेबी का तो ख्याल रखो ना। इतनी बेहतियाती अच्छी नहीं होती। आइंदा मैं तुम्हें इस तरह की हालत में ना देखूँ। शाम होते ही कोई गर्म शॉल वगैरह लपेट कर लिया करो। मैंने कल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है। तुम्हें सुबह चेकअप करवाने के लिए लेकर जाना है। जी, वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन मैंने आपको दुआम के बारे में बता रही थी। तुम बता चुकी हो और मैंने सुन लिया रुबाब, और मैंने तुमसे ये भी कहा कि इस तरह की बातों पर ध्यान मत दो। बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। बाकी 2 दिन के बाद मैं कबीला जाऊँगा सरदार से मिलने के लिए। मुझे इससे थोड़ा काम है, तुम भी साथ चलना। मिल लेना अपनी बहन से, मुझे इतराज़ नहीं, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट पर तुम ज़्यादा फ़ोकस मत करो और ना ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। अम्मी कह रही हैं कि ये वक़्त बहुत नाज़ुक होता है, हर चीज़ बच्चे पर असरअंदाज़ होती है। वो कहते हुए बेड पर लेट गया था। जबकि इसका सर जबकि इसका सर्द रवैया रुबाब की समझ से बाहर था। वो इसका इतना ख़्याल रखता था, इतनी केयर करता था, लेकिन फिर भी वो इससे रूठा-रूठा सा रहता था। रुबाब को तो लग रहा था कि ये छोटी-सी बात कोई अहमियत नहीं रखेगी, लेकिन रेहान तो इससे नाराज़ रहने लगा था। उसकी नाराज़गी इसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। "रेहान, आप इस तरह से बात क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? किस तरह से बात कर रहा हूँ मैं तुमसे? कौन-सी नाराज़गी जताई है?" वो करवट बदलकर इसकी तरफ देखते हुए सवाल करने लगा। "ये जिस तरह से आप बात करते हैं ना, हर वक़्त अखड़े-अखड़े से रहते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, गुस्सा होते हैं। 1 मिनट, गलत बयानी मत करो। कब गुस्सा हुआ मैं तुम पर? कब अकड़ापन दिखाया?
मैंने तुमसे किस तरह से बात करता हूँ मैं तुमसे जो तुम्हें बुरा लग रहा है? वोल्टा इससे सवाल करने लगा था, जबकि रुबाब से कोई जवाब नहीं बन पाया था। वो इससे उखड़ा-उखड़ा सा था, ठीक से बात नहीं कर रहा था। इसके करीब आने पर पहले की तरह रोमांटिक नहीं होता था, इसे बार-बार कमरे में नहीं बुलाता था। कमरे में होने के बावजूद इसके नाम की कोई सौदागर मैं नहीं लग रही थी। यहाँ तक कि आजकल तो वो इससे कोई काम भी करने को नहीं कहता था। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद वो इसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहा था। इसकी मेडिसिन टाइम टू टाइम चेकअप, यहाँ तक कि शाम को जल्दी करवा वापस आकर वो इसे 2-3 दिन से वॉक पर भी लेकर जा रहा था, जो इसके और उसके बच्चे की हेल्थ के लिए ज़रूरी था। वो एक अच्छा बाप होने का फ़र्ज़ बहुत अच्छे तरीके से निभा रहा था और बाप के साथ इसका रवैया भी बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी नाराज़गी भी अपनी जगह पर कायम दायम थी। और रुबाब इसकी नाराज़गी को ही लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पा रही थी। इसके सामने इसके पूछने पर वो बस नफ़ी में सर हिलाती इसके साथ लेट गई थी, जबकि रिया ने भी मज़ीद इससे कोई बात किए बिना कमरे की लाइट ऑफ कर दी थी। वाह! यही अचार तो बहुत मज़े का है। किसने बनाया? मीनू शेफ़ है तुम लोगों का। तुम लोगों की कोई औरत नहीं है यहाँ जो खाना बनाती है। वो खाना खाते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रही थी, जबकि बाला इसके साथ खाना खाते हुए इसकी बातें सुन रहा था। नहीं, औरत तो नहीं है, सिर्फ़ मीरू ही है जो सबके लिए खाना बनाता है। लेकिन कभी-कभी अगर दुआम का दिल करे तो वो सरदार के लिए खाना बना लेती है। मतलब अपने शौहर के लिए सिर्फ़ और किसी के लिए नहीं। लेकिन मैं सरदार का दोस्त हूँ तो मुझे भी मिल जाता है। तुम्हें भी मुकम्मल फ्रीडम है। अगर तुम्हें मुझे कुछ बनाकर खिलाना हो तो एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हें कुछ भी बनाकर नहीं खिलाना। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ बनाकर खिलाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं तो फ़िलहाल किचन में कदम नहीं रखूँगी। वो तुमने सुना है नहीं कि नई नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी जब तक चली नहीं जाए, तब तक इससे कोई काम नहीं करवाया जाता। मेरी तो वैसे भी किचन के कामों से जान जाती है। वो इसके हाथ की बिरयानी दोबारा से खाना चाहता था, जो एक दफ़ा इसने ज़बरदस्ती खाई थी। लेकिन जिस तरह से इसने आधी-अधूरी बात सुनकर इसके मुँह पर इनकार मारा था, वो इसके लिए खाना नहीं बनाएगी। बाला अपना समूह लेकर बैठ गया था। तुमने कौन-सा मेरे हाथ नाम की तुमने कौन-सा मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथ में सजा कर रखी है जो निकल जाने का इंतज़ार करोगी? एक छोटा-सा गोल दायरा ही तो बनाया है हाथों में, जो गौर से देखे बगैर नज़र भी नहीं आता और वैसे भी ये तो अब ना होने के बराबर है, निकल ही गई है ऑलमोस्ट। वो इसके हाथों की मेहंदी देखते हुए बोला, इसने अपनी मेहंदी पर कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनवाए थे, बल्कि इसने तो मेहंदी लगाकर यही जैसे एहसान कर दिया था। हाथ की उँगली और सेंटर में बस मेहंदी बनाए नाम लगाई थी। क्या मतलब है, तुम मुझसे किचन के काम करवाना चाहते हो? अपनी नई नवेली दुल्हन को चूल्हे-चौके पर लगा देना चाहते हो? या अल्लाह, मैंने तो तुम्हें ऐसा हरगिज़ नहीं समझती थी। तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी 2-3 दिन की बीवी को किचन में भेजते हुए? तुम मुझसे अपनी खिदमतें करवाओगे? वो इसे देखते हुए अचानक से ड्रामाई अंदाज में बोली तो बाला इसे देखकर रह गया था। ज़रा-सी बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। अरे मैंने ऐसा कब बोला? मैं तो बस एक आम सी बात कर रहा हूँ। तुमने मेहंदी का ज़िक्र किया तो मैंने मेहंदी का ज़िक्र किया और तुम मेहंदी के ही पीछे लग गए। तुम तो जैसे इसी के इंतज़ार में बैठे थे ना कि कब मेरे हाथ से मेहंदी छूटी और कब तुम मुझे इस कबीले के मुलाज़िमा बनाते हो। इसलिए तो लेकर आए हो मुझे यहाँ पर, वरना मुझे छूने की तो कोई हसरत है ही नहीं तुम्हारे दिल में। वो गुस्से से कहकर उठकर बेड पर बैठ गई थी, जबकि बाला सर पर हाथ मार कर रह गया था। ये लड़की चीज़ क्या थी? इस लड़की की सुई बार-बार आकर एक ही बात पर ठहरती थी। जो इसने कह दिया था कि इसे छूने की बालकों को कोई हसरत नहीं है, और अब वो इसे क्या बताता कि इसकी हसरतें क्या-क्या हैं। वो तो इस जुमले को पछता रहा था जब इसे तंग करने के लिए इसने बोल दिया था। अब तो वो इसकी जान को ही आ गई थी इस जुमले के साथ। हर बात पर यही ताना खींचकर इसके मुँह पर मार देती थी। खैर, इतना तो वो भी समझ चुका था कि इसका ये वाला जुमला सामने वाले के दिल पर लगा है। जो भी था, बाला ने ज़्यादती तो की थी एक रात की दुल्हन से इस तरह से बात करके। औरत हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने हुस्न की तौहीन नहीं। वो भी शौहर के मुँह से तो हरगिज़ नहीं। और ये हकीकत थी कि इसने इसके हुस्न की तौहीन की थी, जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। अगर माफ़ी की गुंजाइश कहीं निकलती थी तो बेला इसे हरगिज़ माफ़ नहीं करने वाली थी। हर थोड़ी देर के बाद इसे आवाज़ सुनाई दे रही थी, जबकि वो सर उठाकर मीरू की तरफ देखता, जो खुद भी इसके आवाज़ से अच्छा खासा परेशान हो रहा था। यार, ये आदमी क्या सारी रात यूं ही रोता रहेगा? कितनी देर बर्दाश्त करना है इसे? सारी नींद का सत्यानाश कर दिया है। झुमरू गुस्से से उठकर कमरे से बाहर निकला तो मीरू भी इसके पीछे पीछे ही आया था। अच्छा, तू इसके मुंह से कपड़ा घिर गया है इसलिए इतना रो रहा है। रुक जा भाई, रुक जा, ठूसता हूँ तेरे मुंह में कपड़ा। ले अब शोर मचाना, कबीले के सारे लोग सो रहे हैं। ले अब शोर मत मचाना, कबीले के सारे लोग सो रहे हैं। बाला और सरदार का कमरा तो ऊपर है, इनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम तेरे साथ बिल्कुल साथ वाले कमरे में हैं। हमें सुकून से सोने दे। वैसे भी कल सुबह सरदार तुझे हमेशा के लिए सुकून की नींद सुला देगा। तू क्यों अपनी नींद के साथ दूसरों की नींद बर्बाद कर रहा है? जिंदगी तो वैसे भी अब तेरे मुकद्दर में नहीं, तो फिर इस तरह हाथ पैर मारने का क्या फायदा? रुक जा, ये कपड़ा अभी तेरे मुंह में ठूसता हूँ। जुगनू से झंझोड़ रहा था। चल अब सो जा और दूसरों को भी सोने दे। अब तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब अगर तेरी आवाज़ आई ना तो कसम खा के कहता हूँ, मैं सुबह सरदार से माजरत कर लूंगा, लेकिन मैं तेरी जान बचा नहीं सका। वो इसके चेहरे को दाएं बाएं घुमाता चाह सा झंझोड़ चुका था, जबकि वो मुंह में कपड़ा होने की वजह से सिवाय अजीब अजीब आवाज़ें करने की और कुछ नहीं कह पाया था। दरवाजा बाहर से ठीक से बंद करते हैं ताकि इसकी आवाज बाहर ना आ सके। मीरू ने बाहर निकलते हुए कहा, अगर रात को मर गया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। चुमरू दरवाजे के बाहर रुकते हुए कहने लगा, हाँ तो सुबह तो दरवाजा खोलेंगे ना, अब इसकी गंदी लाश को अंदर थोड़ी ना रखेंगे। सुबह खुद ही पता चल जाएगा जिंदा है या फिर लुढ़क गया।
नींद आ रही, चल ना नींद आ रही है, फिर सदा सुबह-सुबह जगा देगा। वो कहते हुए बाहर निकला जबकि झुमरू ने एक नज़र अंदर की तरफ देखा, जहाँ वो बहुत बुरी हालत में था, लेकिन इतनी बुरी हालत में होने के बावजूद भी इस पर तरस खाने को दिल नहीं कर रहा था। दरवाजे को ज़ोर से बंद करते हुए वो अपने कमरे की तरफ चला गया, वरना इसके बस में कुछ होता तो अब तक वो इसके टुकड़े-टुकड़े कर चुका होता। लेकिन सरदार का हुक्म था कि इसलिए वो खामोश था। सुनो ये जो रागा डाकू सुनो, ये जो डाकू रागा वागा डाकू है, ये अब कब तक यहाँ कबीले में रहेगा और इसका इलाज कौन कर रहा है? मेरा मतलब है कबीले में मेरे अलावा तो कोई और डॉक्टर भी नहीं है। वो ज़िंदा भी है या वहाँ इस कमरे में पड़ा-पड़ा मर गया है? तुम गए थे ना शाम को इसे देखने के लिए? वो चेंज करके बाहर निकला तो बेड पे लेटे पे अचानक ही बेला को रागा का ख़्याल आ गया था। तो 2 डॉक्टर लगा कर रखे हैं नीचे, डॉक्टर जुमरू और डॉक्टर मीरू। वो दोनों मिलकर इसका इलाज कर रहे हैं। अब ज़िंदा बचता है या मर जाता है, क्या कुछ कह नहीं सकते। जब तक सरदार का हुक्म ना हो इसे मरने नहीं देंगे। क्या मतलब इस गँवार आदमी को यहीं कबीले में रखोगे? और मीरू जुमरू इसका इलाज कैसे करेंगे? इनकी शक्लों से तो नहीं लगता कि वो मैट्रिक पास भी हैं। हाँ, नहीं है वो मैट्रिक पास, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनको बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। वैसे भी आगे इन दोनों को तुम्हारी शादीगी में लगा देंगे। तुम इनको अच्छे से सिखा देना। फिलहाल उनके हाथ एक डम्मी लग गई है, तो इस डम्मी पर इन्हें काम करने दो और वो आदमी अब तक सरदार की कैद में रहेगा जब तक सरदार इससे अपना मतलब पूरा नहीं कर देता। वो इसी तफसील से जवाब देते हुए इसके पास ही करवट बदल कर लेट गया था। ओह! दूर हटो ना, इतने सेंटर में क्यों सो रहे हो? मैंने भी सोना है, ये बेड सिर्फ़ तुम्हारा नहीं है। वो अचानक ही बोली थी, मैं कोने में सोऊँ या सेंटर में? तुम मुझे खुद से दूर नहीं होने देती हो। तुम कोने में सो या सेंटर में, सोना तुमने मेरे ऊपर चढ़कर ही होता है, तो मुझे सुकून से अपने हिस्से की जगह लेने दो। तुम्हारी वजह से अगर मैं इस कोने में घुसकर सोऊँगा ना, तब भी तुम सुबह तक मेरे ऊपर चढ़ी होगी। और ये रात को अपनी टाँगें कंट्रोल में रखा करो। कल रात तुमने मुझे इतने ज़ोर से टाँग मारी, मैं बेड से नीचे गिर गया था। वो अचानक से ही इसकी हरकतें बताने लगा, तो बेला ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। कोई और इल्ज़ाम लगाओ मुझ पर, ठीक है ना? ये वाले झूठे इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर बेला अकरम अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझती है। तुम्हें क्या लगता है, मुझे सोने के बाद होश नहीं रहता? नहीं डाकू बाला, मैं अपने पूरे होशो-हवास में होती हूँ। मुझे पता है मैं सोने के बाद क्या करती हूँ और क्या नहीं। कम से कम मुझ पर ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने की तो तुम्हें हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। मैं तुम पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊँगा बेला? तुम सच में सोते वक़्त होशो-हवास खो बैठती हो। तुम्हें नहीं पता तुम रात को मेरे साथ क्या करती हो? ओह! ओह! हाँ, हाँ, मैं रात को तुम्हारे साथ लिपट कर सोती हूँ। मुझे तुम्हारे बगैर नींद जो नहीं आती। वो इसकी बात काटते हुए ऐसे अंदाज़ में बोली कि बाला चीर कर रह गया था। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम खुद नहीं जानती जब सुबह तुम्हारी आँख खुलती है तो यहाँ पर इस कोने में पड़ी होती हो, वो भी मेरे ऊपर, सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इतनी बेरिहानी में नहीं सोती और वैसे भी मैं सो रही होती हूँ, कोई कोमा में थोड़ी चली जाती हूँ कि मुझे होश ही ना रहे मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। और अगर मैं ऐसा करती भी हूँ तो साबित करो। वो किसी हाल में मानने को तैयार ही नहीं थी, वो बेरिहानी में सोती है। साबित क्या करना? अब अगर तुम आई तो मैं तुम्हारे साथ वो करूँगा कि सुबह तक तुम्हें खुद ब खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितनी मेरे पास आई थी। अब की दफ़ा बाला की आँखों में हल्की-सी शरारत थी, जबकि इसका ज़ोबीनी अंदाज़ बेला को परेशान कर गया था। वो अगले ही लम्हे से थोड़ा फासले पर होती बिल्कुल बेड के दूसरे कोने में चली गई थी। मैं इसके पास आऊँगी, अपने आप को समझता क्या है मुझे जैसे मुझे छूने की हसरत नहीं जिसे मुझे छूने की हसरत नहीं, तो इसे लगता है कि मैं इसकी बाहों में गिर जाऊँगी। आया बड़ा खुद को प्रिंस चार्ल्स समझने वाला। वो बड़बड़ाते हुए अचानक ही सेंटर में तकिया रखने लगी थी, जबकि इसकी इस हरकत पर बाला ने आँखें घुमाई थी। खबरदार जो रात को मेरे करीब भी आए, वरना जान से मार डालूँगी। अगर तुमने ये बॉर्डर या क्रॉस किया ना तो याद रखना लिहाज़ नहीं रखूँगी मैं। वो तकिया लगाते हुए साथ ही इसे धमकियाँ भी दे रही थी। तुम मेरे पास आती हो रात को, मैं तुम्हारे पास नहीं आता। ये सब कुछ तो मुझे करना चाहिए अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए। तुम क्यों इतने ड्रामे कर रही हो? तुम्हें तो सुबह यहाँ मेरे सीने पर मिलना है। वो अब भी इसे छेड़ने से बाज़ ना आया था। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी नींद में इस कदर बेखबर हो जाऊँ। हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे पास आए, वो भी कुछ बोलने ही वाली थी कि बाला ने अचानक ही साइड दराज़ के ऊपर पड़ा चाकू उठाकर इसके हाथ में पकड़ाया था। अगर रात को मैं तुम्हारे करीब आया तो तुम्हें इजाज़त है इस चाकू से मेरा सीना चीर देना। लेकिन अगर रात को तुम मेरे करीब आई, तो मैं तुम्हारी इजाज़त का मुंतज़र हरगिज़ नहीं रहूँगा। फिर मेरी हसरतें तुम्हें लेकर किस कदर भर चुकी हैं, तुम्हें अपने आप ही अंदाज़ा हो जाएगा। वो अचानक ही इसकी आँखों में आँखें डालते हुए बोला तो भैला घबरा सी गई थी। इसका कॉन्फिडेंस ज़रा-सा डगमगाया था, लेकिन इसे यकीन था कि वो इसके पास हरगिज़ नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो हरगिज़ अपनी नींद में इतनी बेखबर नहीं हो सकती कि वो बचपन से अपना बेड किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। इसलिए इसे पता भी नहीं था कि वो रात को सोने के बाद कौन-सी हरकतें करती है, लेकिन इतना यकीन ज़रूर था कि वो हरगिज़ किसी पर चढ़कर नहीं सोती। यही वजह थी कि इसके चैलेंज को कबूल करते हुए वो उसके हाथ से चाकू लेकर बीच में मज़ीद तकिया रखने लगी थी। इसे यकीन था कि वो सुबह तक बाला को हराने में कामयाब हो जाएगी, इसीलिए कमरे की लाइट ऑफ करते हुए वो सोने के लिए लेट गई थी, जबकि बाला भी करवट दूसरी तरफ बदलता सोने की कोशिश करने लगा था। वो गहरी नींद सो चुका था, जबकि थोड़े फासले पर बेला भी गहरी नींद सो रही थी। जब बाला को अपने ऊपर इसका बाजू महसूस हुआ, बाला की आँख फ़ौरन ही खुल चुकी थी। इसकी नींद शुरू से ही बहुत कच्ची थी और फिर जिस तरह का काम वो करता था, ऐसे में गहरी नींद सोना भी किसी नेमत से कम नहीं था। इसने आँखें घुमाकर बेला की तरफ मुँह किया था, जिसने अपनी टाँग भी इसके ऊपर रखी। बस थोड़ा-सा वक़्त गुज़रा था कि वो इसके वज़न को खुद पर महसूस करता। वो इसके गिर्द अपने बाजू का घेरा तंग कर गया था और फिर अगले ही लम्हे कमरे की लाइट ऑन की थी। कमरे की लाइट ऑन करने पर बेला भी किसी त कमरे की लाइट ऑन करने पर भी बेला पर किसी तरह का कोई असर नहीं हुआ था। वो इसकी सख्ती से खुद को लपेटे
लिपटाए हुए गहरी नींद सो रही थी। बाला ने एक नजर पूरे बेड की तरफ देखा जो इसके कोने में से लेकर सेंटर से आगे तक खाली था। जाना तुम खुद मेरे पास आई हो, अब मेरा कोई कसूर नहीं, तुमने खुद अपने लिए मुसीबत के दरवाजे खोल दिए हैं, मैं मजबूर हूँ, अपनी जुबान से बदल नहीं सकता। वो इसके चेहरे पर हल्की सी फूंक मारता अगले ही लम्हे से बेड पर अपने नीचे करते हुए खुद इस पर साया फकन हुआ था। इसका अंदाज काफी शिद्दत लिए हुआ था, लेकिन बेला पर इसकी कोई हरकत किसी हरकत पर कोई असर ना हुआ। जब वो इसके लबों पर अपने लब रखते हुए इसकी सांसें रोक गया था। गहरी नींद में उतरती बेला को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई, तो इसने आंखें खोलते हुए खुद पर झुके इस आदमी को देखा था। एक लम्हे के लिए तो इसे समझ ही ना आया कि इसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर इसकी बढ़ती हुई शिद्दत महसूस करके बेला की सांसें मजीद उखड़ने लगी। इसने अपना दायां हाथ इसके गिर्द से निकालते हुए बेड पर रखा था, जबकि सेंटर टेबल पर पड़े तकियों पर हाथ लगते ही वो अपनी चोरी पकड़ चुकी थी। डॉक्टर बेला, बिलावर खान मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम मेरे पास आई हो, वो भी पूरी की पूरी। मेरे वादे के मुताबिक अगर मैं तुम्हारे पास आता था तुम्हें हक था मुझे चीर कर रख देने का, लेकिन तुम मेरे पास आई हो और अब मुझे हक है कुछ भी करने का, और मैं वादा करता हूँ मैं अपना हक पूरे हक से लूंगा। सुबह तक तुम्हें अपने नाजुक सी राब्ते के पोर पोर से अपने शोहर की खुशबू महसूस होगी, ये मेरा वादा है तुमसे। वो इसकी सांसों को आजाद छोड़ते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर कहता अगले ही लम्हे फिर से इसके नाजुक लब्बों से लिपट गया था, जबकि बेला इसकी बाहों में फड़फड़ा कर रह गई थी। तो गाइस ये थी आज की एपिसोड। मिलेंगे कल एक नई एपिसोड के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाजत। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज।